अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, आज का आपका जो टॉपिक है, पहला लेक्चर है आपका। उसमें हम बेसिकली थोड़ा सा बेसिक चीजें देखेंगे, फॉर्म्स के नाम देखेंगे। उसके बाद जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना, हम आज देखेंगे। हम ज्यादा थ्योरेटिकल पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने उसमें भी ऊपर देखी होंगी आपके ओरिएंटेशन में, और कुछ एडिशनल्स होंगी जो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें हम कुछ बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, टैक्स अथॉरिटी कौन सी है वो देखेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है वो देखेंगे। टैक्स की प्रेफिक्स दुआ मैंने पढ़ ली थी, स्टार्ट में ही पढ़ ली थी भाई उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। दुआ मैंने स्टार्ट में पढ़ ली थी। फाइलिंग स्टेटस क्या होते हैं वो देखेंगे। कब रिटर्न फाइल की जाती है वो देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम एक 1040 का छोटा सा रिव्यू भी लेंगे। अच्छा, ये जो चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा, ये मैं बार बार रिपीट भी करता जाऊंगा। ये नहीं है कि अभी आज पहली बार ही पढ़ा दी तो दोबारा इनका टॉपिक पे रिपीट नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके जहन में बिठानी होंगी, उसके लिए मैं हैमरिंग करता रहूंगा इंफॉर्मेशन की बार बार, ताकि आपको थोड़ा सा जहन में वो जहन नशीन हो जाए। अच्छा, पहले तो वही है कि ये जो टैक्स का कोर्स है, इसके बारे में जो हमने ओरिएंटेशन में भी पढ़ा था, इसमें हम पहले तो बेसिक्स पढ़ेंगे टैक्सेशन की। वो ज्यादा नहीं होगी, थ्योरेटिकल सिंपल थ्योरी होगी, ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल बेस पे हम ज्यादा जाएंगे। इसमें जो हम सबसे पहले करेंगे वो हम इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें हमारा 80 70 80% हमारा फोकस इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऊपर होगा। और ये वो मेन चीज है जो कि बाहर जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिजनेस टैक्सेशन आसान होती है। उसमें जस्ट प्रॉफिट लॉस और बिजनेस बैलेंस शीट एंटर करना होता है। उसमें इतनी नो हाउ नहीं चाहिए होती। तो वो ज्यादातर जो वहां पे फर्म्स होती है वो खुद भी कर लेती है। उनको बंदे चाहिए होते हैं वो जिनको बेस इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न का इंफॉर्मेशन हो, तो हम हमारा फोकस इस पे ज्यादा हो। प्रैक्टिकली हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अभी पहली दो जो है ना, इनके ऊपर तो हम जो है ना थ्योरेटिकल पे ही जा रहे होंगे। लेकिन थर्ड लेक्चर से इंशाल्लाह हम सॉफ्टवेयर की रजिस्ट्रेशन और कैसे करनी है, अकाउंट कैसे बनाना है, यूएस का नंबर कैसे लेना है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और ऑनवर्ड फिर जो है ये सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये आपका एलएलसी फॉर्मेशन में पार्ट में होगा। और पेरोल की टैक्सेशन जो है, और वो आपका कुछ बुक के साथ में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। वहां पे दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है फेडरल का टैक्स और एक होता है स्टेट का टैक्स। फेडरल का टैक्स में आपका सिर्फ होता है इनकम टैक्स, दैट्स ऑल। फेडरल टैक्स, फेडरल जो है आपका इनकम टैक्स लेता है और कुछ ही आपको जान छोड़ देता है। स्टेट में आपका इनकम टैक्स भी इन्वॉल्व होता है, आपका जो है वो सेल्स टैक्स भी इन्वॉल्व होता है, फ्रेंचाइज टैक्स भी इन्वॉल्व होता है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी इन्वॉल्व होता है। कुछ टैक्सेस काउंटी लेवल पे भी होते हैं, स्टेट के अलावा। स्टेट के जिस तरह पाकिस्तान में जिले होते हैं, शहर हो गया, शहर के बाद सिटीज हो गई, सिटीज के बाद जिले हो गए, इस तरह वहां पे काउंटीज होती है। तो स्टेट होती है, स्टेट के बाद काउंटीज होती है, तो काउंटीज लेवल पे भी कुछ टैक्स होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस होते हैं, लेकिन हम फिलहाल जो है हमारा फोकस जो होगा वो इनकम टैक्स होगा, और वो फेडरल के ऊपर होगा। और स्टेट की रिटर्न भी, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे बनती है वो भी हम साथ साथ इसके देख रहे होंगे, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी फेडरल और स्टेट दोनों की टैक्स रिटर्न बना रहा होगा। फेडरल टैक्स में आपके दो टैक्स आ रहे होते हैं, एक आपका इनकम टैक्स होता है, और पेरोल टैक्स भी बेसिक इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है। उसमें आपका विद होल्डिंग हो रही होती है फेडरल की। इसके अलावा वहां पे सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के नाम पे टैक्स कट रहा होता है। सोशल सिक्योरिटी आपकी कटती है 6.2%, और मेडिकेयर आपका कट रहा होता है 1.45% आपकी सैलरी पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है उसने $100 कमाया है, तो उस $100 के ऊपर अगर फेडरल विद होल्डिंग में से नहीं भी लेता, तो $6.2 उसके सोशल सिक्योरिटी के और $1.45 उसके मेडिकेयर के, यानी कि $7.65 उसके कट जाएंगे। और उसको बकाया 92.35 डॉलर उसको मिल जाएंगे। तो ये जो टैक्सेस हैं ये वहां पे रिक्वायर्ड होते हैं, और ये वहां पे हर बंदा पे करता है। बिजनेस की अगर कोई रिटर्न कर रहे होते हैं, तो बिजनेस में आपकी जो सी कॉर्प रिटर्न होती है उसकी टैक्सेशन होती है, जो कि ऐसे सी कॉर्प अगर आप समझना चाहें तो पाकिस्तान में जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कह सकते हैं। ठीक है, उसकी रिटर्न ऐसी वाही रिटर्न है जिसके ऊपर टैक्स लग रहा हो। उसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप की रिटर्न कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में सिर्फ ये होगा कि भाई वो आपकी रिटर्न तो करेंगे करेंगे, लेकिन उसमें कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। वो जस्ट आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें चार पार्टनर हैं और आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है।
सोशल सिक्योरिटी रेट भाई, ये जब मैं पेरोल टैक्स पढ़ाऊंगा तो ये उसमें सारा बताऊंगा आपको, ठीक है। नासिर भाई, सोशल सिक्योरिटी रेट वगैरह सारे आपको बताऊंगा, ये अभी सिर्फ कुछ ऐसी जबानी कलामी बता रहा हूँ। इन डिटेल आपको ये हर टॉपिक की, जो भी टॉपिक आपको अभी बताया जा रहा है, हर टॉपिक को इन डिटेल पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको सारी रेट वगैरह पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको बता रहा था पार्टनरशिप टैक्स। पार्टनरशिप टैक्स में क्या होता है कि आपकी रिटर्न जरूर बनती है, जिसको रिटर्न को हम कहते हैं 1065, आगे जाके हम उसको देखेंगे भी। उस रिटर्न में ये होता है कि अगर चार पार्टनर्स हैं तो चार पार्टनर्स का अगर हिस्सा अगर $1 लाख कमाया था, नेट प्रॉफिट आपका $1 लाख है। नेट प्रॉफिट मीन कि आपने सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह था, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली, नेट और एक्सपेंसेस निकालेगा, जब आप नेट प्रॉफिट पे आते हैं, वो मैं उस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। $1 लाख है और चार पार्टनर है और चारों की बराबर की कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 25-25 हजार डॉलर का एक K1 के नाम से एक फॉर्म निकलेगा, और वो शख्स अपने अपने 1040 इंडिविजुअल रिटर्न में जाके वो जमा कराएगा। तो इंडिविजुअल रिटर्न आपकी आएगी वो 1040 की होगी। इसको हम डिटेल में अभी आगे देखते हैं। इस तरह सेल्स टैक्स को जो रिटर्न है वो वहां पे सेल्स टैक्स, जिस तरह पाकिस्तान में देखा होगा आपने, सेल्स टैक्स आप करते हैं, वहां पे भी इस तरह सेल्स टैक्स चलता है। वो भी आगे आपको जो एलएलसी की फॉर्मेशन है उसमें आपको ये सिखाया जाएगा। अच्छा, अब जो इंडिविजुअल टैक्सेशन होती है, जिसके ऊपर हमारा मैक्सिमम टाइम लगेगा, वो होता है फॉर्म 1040। इसको आपने 1040 नहीं कहना, इसको आपने 1040 नहीं, इसको आपने 1040 कहना है। अगर आप किसी यूएस अंग्रेज के साथ, गोरे के साथ बात कर रहे हैं और आपने कह दिया कि 1040 फॉर्म होता है या 1040 फॉर्म होता है, तो वो समझ जाएगा भाई ये बंदा नॉन प्रोफेशनल है, ये कोई अभी नया नया आवाज हुआ है। ठीक है, तो आपने इसका बहुत ध्यान रखना है, 1040 कहना है। अच्छा, 1040 फॉर्म जो है बेसिकली ये पर्सनल रिटर्न होता है। पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा कि भाई बिजनेस का हिसाब अलग होता है, पर्सनल हिसाब अलग होता है, वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे आपकी जितनी भी इनकम होती है सारी की सारी कम एक जगह इकट्ठी की जाती है, और उस इनकम को मिलाने के बाद उस पर टैक्स का रेट लगता है। उसमें कुछ आपको डिडक्शन और कुछ एडजस्टमेंट भी मिलती है, वो क्या होती है हम आगे चलते रहेंगे। मैं आपको अभी बता रहा था पार्टनरशिप की रिटर्न जो होती है वो 1065 की होती है। 1065 रिटर्न होती है, लेकिन उसमें कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें जस्ट आपको आपके पार्टनर का शेयर दे दिया जाता है, जिसे आप K1 के नाम से कहते हैं, और वो K1 अपने 1040 के अंदर ले जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो सैलरी बेस पे है और उसने साथ में किसी पार्टनरशिप फर्म में अपने शेयर्स भी रखे हुए हैं और वहां से भी उसको हिस्सा आ रहा है, तो वो 1040 में जब अपनी रिटर्न करेगा तो सैलरी के अंदर सैलरी डालेगा और साथ अपना K1 स्केड्यूल ई में, कहाँ पे स्केड्यूल ई में, ये आगे जाके आपको डिटेल में बताया जाएगा, परेशान ना होइएगा प्लीज, जो मैं अभी चीजें नाम ले रहा हूँ। अभी ये नई नहीं है तो आप परेशान ना होइएगा, ये रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, करके भी दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली भी, थ्योरेटिकली भी, तो आप प्लीज परेशान ना होइएगा। वो अपने 1040 में लेके जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसने $25,000 सैलरी ली है और $10,000 का उसका K1 है, तो उसका टोटल इनकम हो जाएगी $35,000। उसके बाद उसके ऊपर जो भी उसकी टैक्स का रेट बनता होगा, जो आगे जाके हम टैक्स का रेट देखेंगे, वो उससे लगेगा और आप उससे टैक्स देंगे। फिर इसी तरह एक और बिजनेस का है, वो होता है आपका सी कॉर्प, जैसे कि पाकिस्तान में होता है प्राइवेट लिमिटेड। सी कॉर्प की रिटर्न जो है ना, वो रेट जैसा 2023 में 21% फ्लैट रेट था। उसकी रिटर्न कैसे होती है, सिंपल प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट एंटर की जाती है। ये इंशाल्लाह जब हम बिजनेस रिटर्न का पार्ट में जाएंगे वहां पे आपको दिखाएंगे। उसमें आपको टैक्स देना होता है, 1065 में आपको टैक्स नहीं देते। अच्छा, इसके अलावा एक और वहां पे चीज यूज होती है, उसे कहते हैं एस कॉर्प। एस कॉर्प क्या होता है बेसिकली, अगर वहां पे आप देखेंगे जब आप एक बिजनेस कर रहे हो, अगर तो आप सैलरी पैसे हैं, पेशा है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट टैक्स देना है, जो कि आपकी सैलरी से कट जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6.2% आपकी सोशल सिक्योरिटी और 1.45% मेडिकेल, यानी कि 7.65% आपका सैलरी। लेकिन जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसने अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स अपनी सैलरी इनकम के ऊपर देना है, लेकिन उसको वो टैक्स डबल लगता है, यानी कि 6.2 नहीं, वो 12.4% सोशल सिक्योरिटी देगा, 1.45% नहीं, वो 2.9% मेडिकेल। ठीक है, लेकिन इसका हाफ जो डबल दे रहा है, तो इसकी हाफ ही एडजस्टमेंट उसको मिलती है। तो इन इन शॉर्ट दे रहा वो हाफ ही रहा होता है, लेकिन उसको एक जगह एडजस्टमेंट मिल रही होती है और एक जगह डबल रखा होता है, तो नेट इफेक्ट वो वही सेम ही आ जाता है जो एज पर सैलरी आ रहा होता है। अब इस टैक्स को बचाने के लिए वहां पे एक सिस्टम निकाला गया, एस कॉर्प का, कि यार जो लोग बिजनेस कर रहे थे और वो कहते हैं यार हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं देना या कोई और वजूहत थी, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आपका छोटा बिजनेस है, आप थोड़ा बिजनेस करते हैं, आपका स्मॉल बिजनेस है, आपको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स छूट देने के लिए आप क्या करें, आप अपनी कंपनी को, पार्टनरशिप है, चाहे वो सिंगल मेंबर एलएलसी है, चाहे वो पार्टनरशिप है या वो सी कॉर्प है, आप उसको एस कॉर्प का स्टेटस दे सकते हैं।
उसमें सिर्फ फर्क क्या होगा कि जिस तरह पहले आपको टैक्स देना पड़ रहा था अपनी इनकम के ऊपर, वहां पे जो K1 निकलेगा, जिस तरह 1065 में K1 निकलता है, उसी तरह जो वहां पे K1 निकलेगा वो आपके 1040 में जाएगा, लेकिन उस पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लगेगा। बस इतना सा फर्क इसमें होता है। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये चीजें बार बार रिपीट होंगी और आगे डिटेल में बताइए। ठीक है, अभी हमारा बिजनेस टैक्सेशन पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट सिर्फ इनविल टैक्सेशन है। सिर्फ ये क्योंकि स्लाइड में आ रहा है, थोड़ी नो हाउ देनी थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। वहां पे जो बिजनेस जो ये टैक्स को अथॉरिटी जो वहां पे चलती है, इस तरह पाकिस्तान में FBR है, इस तरह वहां पे IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज के नाम से कंपनी है, जो है वो डिपार्टमेंट है, जो कि आप फेडरल लेवल के ऊपर टैक्सेस को देखता है, उनके नोटिस वगैरह इशू करना, उनके ऑडिट करना, ये सारे मामला वही देख रहा हूँ। आगे चलते हैं। एक सेकंड लगेगा। अच्छा जी, हाउ डू फेडरल इनकम टैक्स वर्क? The US federal income tax is levied or imposed by the Internal Revenue Service (IRS) on annual earnings of individuals, corporations, trusts और other legal entities। ठीक है, जो भी आपकी एनुअल अर्निंग होती है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप कॉर्पोरेशन हैं, चाहे आप ट्रस्ट हैं, या कोई भी लीगल एंटिटी है, आपकी जो भी एनुअल अर्निंग होती है उसके ऊपर वो टैक्स लगाता है। Federal income tax applies to all forms of earning that makes up the taxpayer's taxable income, including wages, salaries, अगर आपने कोई सैलरी ली है, कोई वेजेस ली हैं, कमीशन लिया है, कोई बोनस लिया है, कोई टिप्स मिली हैं, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है आपकी, या आपने कोई अर्न अर्न इनकम कमाई है। तो अर्न अर्न इनकम क्या होती है, आगे हम इसकी पूरी डेफिनेशन देखेंगे। यूएस फेडरल इनकम टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल आर प्रोग्रेसिव। वहां पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चलती है, मतलब ये कि ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, थोड़ी इनकम थोड़ा टैक्स। बल्कि अक्सर वहां पे तो ये होता है कि थोड़ी इनकम हो रही होती है तो आपको वो उल्टा टैक्स लेने के बजाय अपनी जेब से पैसे देके आपको भेजते हैं। कैसे होता है ये भी आगे दिखाएंगे आपको। इसीलिए जो शुरू के मंथ होते हैं उनमें वहां पे जो कम इनकम वाले लोग होते हैं, वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि भाई उनको रिफंड मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका अगर एक बच्चा है तो उनको 2,000 IRS से रिफंड क्रेडिट दे रहा हो। अब अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी ही 2,000 की नहीं है, तो वो $1,600 उसकी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा पर बच्चा। तो भाई वो क्यों ना टैक्स फाइल करें। ठीक है, इसी तरह आपकी इनकम कम है तो अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट के नाम से, EITC के नाम से आपको क्रेडिट मिलता है कि भाई शायद इसकी इनकम कम है, $10,000 है, चलो इसको $2,000 का या $3,000 का, वो डिपेंड कर रहा होता है कि उनका क्या स्लैब चल रहा है, अकॉर्डिंगली आपको दे देता है। आपकी इनकम ज्यादा है आपको कम मिलेगा, आपकी इनकम कम है आपको ज्यादा मिलेगा। फिर वो कहते हैं भाई हम इनकम करें ताकि फाइल करें। कोई लोग 5,000, 6,000, 7,000 इस तरह रिफंड लेके शुरू शुरू में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, रिफंड लेते हैं और अलग। हाँ, जिनकी इनकम ज्यादा होती है उनको टैक्स स्लैब हिट कर रही होती है, जो कि 10% से 37% तक वेरी करती है, और उसके ऊपर वो उनको टैक्स देना पड़ता है। तो वो लोग ज्यादातर यूजुअली जिनका डाटा रेडी होता है वो जल्दी फाइल कर देते हैं। लेकिन अगर किसी का डाटा रेडी नहीं है तो वो एक्सटेंशन भी अप्लाई कर सकता है, और उसको 6 माह की एक्सटेंशन दे दी जाती है, जो कि 486 फॉर्म से शुरू होती है। कैसे की जाती है, क्या होता है, वो आपको इंशाल्लाह के दिखाया जाएगा। परेशान ना होइएगा, मैं बार बार कहूँ। ठीक है, अभी पहली क्लास है, चीजें नई हैं, तो नए नए नाम निकल रहे हैं, इसलिए प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। ये आपको मैं इतनी हैमरिंग करूंगा, इतनी हैमरिंग करूंगा कि आप लोगों को ये चीजें इंशाल्लाह रट जाएंगी। The income ranges to which the rate apply are called tax brackets. The income that falls within each bracket is taxed at corresponding rate. ये अभी आगे चल के हम देखते हैं। अच्छा, फाइल किसको करना है? फाइल करने के लिए वहां पे मुख्तलिफ स्टेटस होते हैं। ठीक है, और स्टेटस में क्या है कि आप सिंगल हैं, आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हैं, आप हेड हैं घर के और आप मैरिड नहीं है और आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में कर रहे हैं। आपका जो क्लाइंट है उसका स्पाउस मर गया है तो वो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस के हेड में कर रहा है। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ हेड्स होते हैं और उनकी मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड होती हैं कि वो कितनी इनकम पे कितना टैक्स देगा। सिंगल है तो उसकी थ्रेशोल्ड कम होगी, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली उसकी थ्रेशोल्ड ज्यादा हो जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन आपको IRS की वेबसाइट पे मिलती रहेगी। आपका आज का जो टॉपिक है ना, जो आपके असाइनमेंट है आज की, वो आप सबने IRS की वेबसाइट पे जाना है, IRS जो भी, और उसको थोड़ा सा खोल के देखना है। ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेने की IRS क्या है क्या नहीं है, उसमें खोल के पेजेस खोलें, इंजॉय करें, उसमें वो आपको कुछ पैसे नहीं लगते।
ये लीजिए, ये टैक्स रेट्स हैं। ये लेकिन ये 2023 के रेट हैं, अभी 2024 के रेट मैंने अपडेट करने हैं, मैं आपको कर दूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम में अपडेट करके आपको करके आपको शेयर कर दूँ। अब मैंने आपको फाइलिंग स्टेटस बताए थे, irs.gov वेबसाइट का नेम। ठीक है, आप जियो गूगल पे सिर्फ आईआरएस भी लिखेंगे तो भी खुल के आ जाएगी। गूगल पे आप आईआरएस लिखेंगे, खत्म बात, आपको मिल जाएगी। अब जो वहां पर टैक्स के रेट हैं वो डिपेंड करते हैं आपके थ्रेश पे, और थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है आपके फाइलिंग स्टेटस पे। अगर आप सिंगल हैं और आप $1 से $11,000 तक कमा रहे हैं तो आपको 10% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हैं तो फिर आपको $22,000 तक पे 10% टैक्स लगेगा। सिंगल बंदे को $11,000 पे 10% लग रहा था, लेकिन जो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है वो $22,000 कमाने पे भी उसको 10% लग रहा है। यहाँ पे एक कैच ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप कमा रहे हैं तो आपकी वाइफ भी कमा रही है, आपका क्लाइंट अगर है दोनों कमा रहे हैं, जरूरी तो भी अच्छी बात है। दोनों नहीं कमा रहे, एक कमा रहा है, तो भी ब्रैकेट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, मैरिड है लेकिन सेपरेटली फाइल कर रहे हैं, वहां पे कुछ लोग होते हैं जो अपनी एसेट्स वगैरह नहीं शो करना चाहते या जो भी है, या उनकी डिवोर्स का केस चल रहा है या कोई और वजह है, तो सेपरेटली भी फाइल कर सकते हैं। उस सूरत में उसको वही रेट मिल रहा होता है, वही थ्रेशोल्ड मिल रहा होता है जो कि सिंगल को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरी फाइलिंग सेपरेटली में 11,000 पे आपको 10% मिल रहा है। ठीक है, जैसे जो कि सेम है एज इट इज सिंगल। अच्छा, आप हेड ऑफ हाउस होल्ड है, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, वहां पे आपको पता है कि वहां पे थोड़े से रिवाज, रस्म रिवाज इस तरह के नहीं है जो हम पाकिस्तान में देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ओपन माइंड रख के चलना पड़ेगा। अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा। वहां पे शादी का तस्वुर इतना नहीं है, तो अगर कोई शादी वहां पे नहीं है, बच्चे हैं उसके, तो वो उसको गलत नहीं समझ। तो अगर उसके बच्चे हैं या वो किसी और कोई और बंदा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसका वालिद साहब है, कुछ नहीं, वो पेरेंट्स हैं, तो उसको थोड़ा मार्जिन दिया गया है, उसको 15,700 के ऊपर 10% टैक्स लगा है। ठीक है। फिर इसी तरह ट्रस्ट और स्टेट है, अगर वो 29 कमाते तो उनको 10%। तो इसी तरह जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जा रही है, उनके टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो 10%, 12%, 22, 24, 32, 35, 37 इस तरह चलते जाते हैं। फाइलिंग स्टेटस के ऊपर चलते हैं। फाइलिंग स्टेटस क्या क्या होते हैं? फाइलिंग वहां पे मैंने आपको बताया, एक सिंगल होता है, एक हेड ऑफ हाउस होल्ड होता है, एक मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली होता है, एक मैरिड फाइलिंग सेपरेटली होता है, और एक होता है क्वालिफाइंग विडोअर विद डिपेंडेंट चाइल्ड, जिसे आप क्वालिफाइंग सर्वाइविंग भी कहते हैं। होता क्या है कि अगर मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे थे, मैं लास्ट वाले को पहले रिपीट करके चले मैं तकलीफ चलता हूँ। सिंगल, सिंगल क्या है भाई? अनमैरिड है या डिवोर्स्ड है, ठीक है, तो वो सिंगल के ऊपर चलेगा, जिसे आप खड़ा कह सकते हो लोकल जबान में। अगर वो मैरिड है, अच्छा मैरिज का स्टेटस कब देखा जाएगा? ये देखा जाएगा अ, जी शहबाज भाई बताएं। अच्छा सर, शहबाज मैं भाई। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बस एक सवाल ये आया था कि इंडिविजुअल टैक्सेशन के अंदर ये ट्रस्ट वाला एलिमेंट क्यों हम देख रहे थे? वैसे ये आप बता रहे थे ना कितनी ब्रैकेट है, जब ये तो इंडिविजुअल मैंने टैक्सेशन में ट्रस्ट को भी इसमें ये इसी सिर्फ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि रेट जो है ना, ये रेट वगैरह आ रहे हो, ये जो ट्रस्ट की होती है वो वैसे भी 1041 होती है। तो मैं सिर्फ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, वो हम इसको इतना नहीं देखेंगे, वो सिर्फ वैसे ही एक स्क्रीनशॉट में आ रहा था तो वो मैंने बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अगर आप मैरिड हैं या आप सिंगल हैं, ये क्या चीज डिसाइड करेगी? डिसीजन पॉइंट इस पे किस पे लिया जाएगा? ये बताएगा आपका 31 दिसंबर को 11:59 पे स्टेटस, कि आप मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हैं या सिंगल कर रहे हैं। अगर आप पूरे साल सिंगल रहे, न्यू ईयर पार्टी में आपका क्लाइंट जाता है और जाके कहता है यार, वहां पे उनको कोई इसका साथी होता है जिसे वो कहते हैं कि यार मैं तुम्हारी ही तलाश में था और हम आज ही शादी करते हैं, तो उसी टाइम जाते हैं, पादरी पकड़ते हैं, उसी टाइम अपनी मैरिज जो है शादी को रजिस्टर करा देते हैं। टाइम हुआ है 11:55। अब वो 2024 की रिटर्न मैरिज फाइलिंग जॉइंटली करे। इसी तरह पूरे साल शादी से रही, 11 बजे या 11:55 पे दोनों की लड़ाई हो गई,
दोनों ने कहा हम डिवोर्स फाइल करते हैं, उसी टाइम वकील पे गए, डिवोर्स फाइल हुई, खत्म हो गया, अल्लाह ला खैर अल्लाह, चलो जी, दोनों दोनों ने तलाक ले ली थी। अब 11:55 या 59 पे वो तलाक ले ली है, रजिस्टर हो गई है, टाइम स्टैम्प हो गया है, खत्म बात। अब वो अपनी 2024 की रिटर्न सिंगल फाइल है। ठीक है, जहां पे किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकता है मुझसे, ये स्टेटस के ऊपर मेरिट फाइलिंग पे अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। नहीं है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं। जी अगर, प्लीज कैरी ऑन जी। जी जी थैंक यू, बस थैंक यू। अच्छा, अगर वो शादीशुदा हैं लेकिन नहीं चाहते अपनी इनकम पे देना, या उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल दोनों ही भाई लखपति हैं, दोनों अच्छा खाता कमा रहे हैं, वो कहते हैं यार अगर मैं अपनी इनकम करूँ तुम्हारे साथ, तो भाई मुझे तो, मैं अभी दे रहा हूँ 20% टैक्स, तुम्हारे साथ इनकम ज्वाइन करूंगा तो मुझे, हमें तो 30% टैक्स पड़ जाएगा। मैं 10% टैक्स दे रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ इनकम ज्वाइन करूंगा तो मुझे 25% टैक्स पड़ जाएगा। तो क्या करते हैं दोनों, कहते हैं हम अपनी अलग अलग इनकम फाइल करते हैं ताकि हमें कम स्लैब रेट लगे, टैक्स रेट। तो वो अलग अलग भी फाइल कर सकती है, वो वहां पे मैरिज फाइलिंग सेपरेटली आया है। या वो, उनका कोई डिवोर्स का चल रहा है इशू, वो कहते हैं भाई ठीक है ऑनवर्ड्स, हम हमारा भी डिवोर्स का केस चल रहा है, तो हम अब मैरिज फाइलिंग सेपरेटली करेंगे, अभी हमारी डिवोर्स फाइनल नहीं हुई है तो हम मैरिज फाइलिंग सेपरेटली, इस सूरत में भी वो कर सकते हैं। फिर इसी तरह शादीशुदा कपल है, उनका एक में से कोई एक स्पाउस फौत हो जाता है और उसके बच्चे हैं डिपेंडेंट चाइल्ड के साथ। अगर डिपेंडेंट ना होता तो वो सिंगल पे चला जाता, लेकिन अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है तो उस सूरत में आईआरएस ये देता है कि ठीक है भाई, आप अब देखें ना यहाँ पे देखिए, अगर वो मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहा है, 10% दे रहा है 22,000 इनकम के ऊपर, लेकिन अगर वो, उसका स्पाउस मर गया है, तो वो तो सिंगल में ये आ जाएगा या हेड ऑफ हाउस होल्ड में आ जाएगा। अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है तो, डिपेंडेंट चाइल्ड है तो हेड ऑफ हाउस होल्ड में, तो उसको 15,700 पे टैक्स देना होगा। तो आईआरएस ने कहा नहीं, आपका स्पाउस मर गया है फॉर एग्जाम्पल 2024 में, तो 2024 की रिटर्न आप मैरिट फाइलिंग ज्वाइंटली ही करेंगे, लेकिन 2025 और 2026 रिटर्न आप क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस के हेड में करेंगे, जिसका रेट, टैक्स रेट सेम होंगे एज पर मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली के ही। यानी कि आपको 3 साल तक मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली के ही बेनिफिट दिए जाएंगे। सिर्फ फर्क होगा कि अगर आपने मीनवाइल शादी कर लेते हैं इन बिटवीन, तो फिर आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आप 3 साल तक मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली करते रहेंगे और चौथे साल से हेड ऑफ हाउस होल्ड में चेंज हो जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक सेकंड लीजिएगा। मैरिज पेनल्टी, अब्दुल रकीब साहब मुझे ये समझ नहीं आई, मैरिज पेनल्टी क्या है? थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, मैरिज पेनल्टी से क्या मुराद है आपकी? सर, मैरिज पेनल्टी अगर दोनों दोनों पार्टीज की, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की अगर इनकम ज्यादा हो थ्रेशोल्ड हम्म। से, तो वो हम्म। उनको पेनलाइज किया जाता है यूएस टैक्सेशन के अंडर। तो इस पे थोड़ी रोशनी फरमाएंगे या फिर बाद में इसको समझ लेंगे? नहीं, मैं सुबह में देखूंगा, मैं देखी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई केस आया नहीं मैरिज पेनल्टी वाला, मैं फिर इसको चेक कर लूंगा। ठीक है, आप ना एग्रीड सर। काइंडली, ठीक है, आपके पास मेरा नंबर आ रहा होगा ग्रुप में, आप मुझे काइंडली ना मैसेज कर देना जो चीज आपने की है, मैं उसको चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँ, ठीक है? ओके सर, एग्रीड सर। अच्छा, क्वालिफाइंग सर्वाइवल विडोअर का मैं दोबारा बता देता हूँ। आपका क्लाइंट है, क्लाइंट जो थे दोनों हस्बैंड वाइफ थे विद मैरिज, विद डिपेंडेंट चाइल्ड, एक उसमें से कोई एक फौत हो गया साल 2024। अब ये होगा कि वो 2024 की रिटर्न जो है, वो स्टिल जो सर्वाइविंग स्पाउस होगा वो मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली की ही करेगा, वो हेड ऑफ हाउस होल्ड में या सिंगल में नहीं करेगा। ठीक है, अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है, लेकिन उसको अगले 2 साल जो हैं वो क्वालिफाइंग सर्वाइवल स्पाउस के अंदर करेगा अगर वो शादी नहीं करता, और उसको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे एज मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली वाले, जो उसकी थ्रेशोल्ड मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली की है, वो आप देख सकते हैं आगे, वही मिल रही होगी। तो इस चौथे साल से, यानी कि 2024 की टर्न मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली करेगा, 2024, 25 और 26 की क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस में करेगा, और 27 की रिटर्न वो हेड ऑफ हाउस होल्ड में जाके करेगा। ठीक है,
या जिसको 3 साल दिए गए हैं कि आप 3 साल तक इसके बेनिफिट ले सकते हैं। हेड ऑफ हाउस होल्ड में क्या है जी कि अब वहां पे मैंने को जैसे बताया कि शादी की है नहीं की है, बच्चे तो हैं। तो अब अगर कोई है बंदा ऐसा जिसके पास डिपेंडेंट है, चाहे वो बच्चे की सूरत में है या उसकी वालदा या वालिद साहब हैं उसके साथ, या उसके कोई और घर का कोई मैरिज है, बंदा है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वो उसके खर्चे उठा रहा है, ठीक है, उसके खर्चे भी वो उठा रहा है। ये नहीं कि डिपेंडेंट है तो बस ठीक है घर में रह रहा है, ठीक है, लेकिन खर्चे वो अपने खुद करता है, नहीं, उसके खर्चे भी उठा रहा है, कॉमन शेयर कर रहे हैं सारे। तो फिर वो उसको अपना जो है वो हेड ऑफ हाउस होल्ड रिटर्न फाइल करेगा, और जिसके वो खर्चे उठा रहा है डिपेंडेंट के, वो उसको अपना डिपेंडेंट डिक्लेयर करेगा अपनी रिटर्न के अंदर। ठीक है, उसका एसएसएल नंबर, उसका नाम, उसकी ये सारी उसमें आ रही होगी, और उसके ऊपर उसको बेनिफिट मिला जाएगा, क्रेडिट भी दिया जाएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा है तो 2,000 क्रेडिट मिलेगा, अगर वो कोई और अदर डिपेंडेंट है तो $500 उसको क्रेडिट मिल रहा होगा। ठीक है। और हेड ऑफ हाउस होल्ड मैंने बताया कि लोअर टैक्स रेट कैसे, ये देखें चौथा कॉलम अगर आप देखें, सॉरी पांचवा कॉलम अगर आप देखें, हेड ऑफ हाउस होल्ड का हेड, उसमें 15,700 पे आपको 10% टैक्स देना है। ठीक है, जबकि सिंगल पे 11,000 पे आपको 10% टैक्स देना है, ज्वाइंटली पे आपको 22,000 पे आपको टैक्स। रिटर्न कौन फाइल करेगा? रिटर्न फाइल कौन करेगा जी? वो करेगा जो सिंगल है, अंडर 65 है, और उसकी सैलरी 13,850 या उससे कम है, ज्यादा है, तो उसको फाइल करेगा, तो उसको फाइल करना जरूरी है। ठीक है, अगर उसकी इनकम 13,850 या उससे ज्यादा है, और अगर उसके पास से ज्यादा है तो उसके 15,700 से ज्यादा है तो वो करेगा। नहीं करेगा तो उसको कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन वो अपना नुकसान खुद करेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्रेडिट तो मिलने थे, वो उनसे महरूम हो जाएगा। यहाँ पे ये बात नहीं बताई कि ना करने की सूरत में वो क्रेडिट से महरूम हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जबानी बता रहा हूँ। हेड ऑफ हाउस होल्ड है, कोई बात नहीं, अगर 20,800 या उससे कम कमाता है, ना अगर रिटर्न फाइल कोई बात नहीं, लेकिन उसमें उसको क्रेडिट नहीं मिलेंगे जो वो लेके उल्टा आयर से अपनी जेब में लेके अपने अकाउंट में लेके जा सकता है उसको। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा कमाता है, 1 रुपये भी ज्यादा कमाता है, तो उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। जी उस्मान खालिद साहब। तो ये ग्रॉस इनकम मंथली की जिक्र हो रहा है या ईयरली? एनुअल? ये सालाना, सालाना। थैंक्स। ठीक है, हाँ, हैंड राउंड कर दीजिएगा। मेरिट वाले ज्वाइंटली है 27,700, अगर दोनों अंडर 55 है 27,700 तक भी कमाते हैं, ना ना कर रिटर्न फाइल कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 27,700 एक कमाएंगे तो उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर 65 से ओल्डर है, एक में कोई एक, तो 29,200 है उसका, और अगर दोनों ही ओल्डर है तो फिर 30,700 तक। जी शहबाज मीना साहब। शहबाज मीना। सर काइंडली जरा ये बता दीजिएगा यूएस का जो टैक्स, जी जी सर, सर अगर आप ये बता दें कि यूएस का जो टैक्स ईयर है ये कब से कब शुरू होता है, और ये जो आप बता रहे थे कि जी जी मैं बता दूं 11 बज के कुछ मिनट पर आपका वो मैरिज स्टेटस वो किस 2023 का होगा या 2024 का होगा? मैं बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। गुल साहब आपका क्या सवाल है, आप भी बता दें, मैं आपका भी सवाल फिर दोनों का शायद रिप्लाई दे सर मेरा ये सवाल था कि आपने इससे पहले जो रिपीट किया था कि अगर सपोज वाइफ या हस्बैंड स्पाउस किसी की भी डेथ हो जाती है तो वो दें। 2004, 5 और 6 का जो रिटर्न फाइल करेगा वो हाउस होल्ड के तहत या एज ए मैरिड स्टेटस के तहत फाइल करेगा, नॉट नॉट के सिंगल पर्सन। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको भी रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, जी जो टैक्स प्लीज। ईयर है, जो टैक्स ईयर है वो चलता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। वहां पे जो टैक्स चलता है वो 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। और जो फाइलिंग स्टेटस होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो 31 जनवरी की 31 दिसंबर 11:59 के ऊपर देखा जाता है कि आप मैरिड हैं, कि आप डिवोर्स हैं, या क्या है। जो मैंने आपको बताया था क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस वाला टॉपिक, वो अ, ये था। ठीक है, आप इसको पढ़ भी लें। ड्यूरिंग द ईयर इन विच स्पाउस डाइज, द सर्वाइविंग स्पाउस कैन टिपिकली यूज द जॉइंट फाइलिंग स्टेटस। मतलब अगर 2024 में डेथ हो गई है तो 2024 की जो रिटर्न 2025 में फाइल करेगा, तो आपकी रिटर्न फाइल होगी वो 2025 में जाके फाइल। ठीक है, तो उसकी ड्यू डेट होती है 14 अप्रैल। भाई वो बता रहा हूँ वो भी भाई बता रहा हूँ। आपकी जो टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट होती है वो होती है 14 अप्रैल। आपका जो टैक्स का फाइलिंग का सीजन स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है जनवरी से। आपको यूजली जो फॉर्म्स होते हैं वो आपकी कंपनी जो आपका जैसे 1042 1099 है या W2 फॉर्म्स है, वो आपको
31 जनवरी तक आपको मिल जाने चाहिए आपके क्लाइंट्स को, और उसके बाद वो फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है। और 15 अप्रैल तक उन्होंने इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। ये आगे जाके मैं आपको मेरे बताना भी, ठीक है। लेकिन अगर इनकेस किसी भी सूरत में नहीं कर सकते तो 486 का फॉर्म अप्लाई होता है, उसमें आपको एक्सटेंशन दे दी जाती है 6 माह की, यानी कि फिर 15 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम होता है। आपसे वो कुछ नहीं पूछते कि आपको क्या मसला हुआ, क्यों नहीं रिटर्न फाइल करनी, क्या हुआ, वो आपसे ये नहीं पूछते। आपको एक्सटेंशन चाहिए तो बिस्मिल्लाह ले लो। लेकिन वहां पे कैच ये है कि वो आपसे ये रिक्वेस्ट रिक्वायर करते हैं कि आपका जो टैक्स है वो 15 अप्रैल तक जमा हो जाना चाहिए। अब वो कैसे होता है, उसका क्या तरीकेकार है, वो हम आगे चल के देखते हैं। जो मैं आपको भी बता रहा था, इसका सर्वाइव वाली बात ये रह गई पीछे। 2024 की रिटर्न, 2024 में सर्वाइव एक स्पाउस फौत हो गया, तो जो दूसरा स्पाउस है वो 2024 रिटर्न मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2025 की रिटर्न जो कि 2026 में फाइल होगी, और 2027 की रिटर्न, 2026 की रिटर्न जो 2027 में फाइल होगी, वो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस में के हेड में फाइल होगी। और उसमें सिर्फ ये होगा कि वो जो टिक होता है ना, आप टिक करते हैं, वो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस को करेंगे। आपको बेनिफिट सारे मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली के ही मिल रहे हैं। उसके बाद जब आप 2027 की रिटर्न फाइल करेंगे तो वो हेड ऑफ हाउस होल्ड में फाइल होगी। लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखी जाइए पड़ी होगी कि वो इस दौरान बंदा शादी नहीं करता और उसका चाइल्ड डिपेंडेंट चाइल्ड होना जरूरी है। अगर स्पाउस फौत हो गया है और डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं है तो फिर वो सिंगल में जाएगा, फिर वो हेड ऑफ हाउस होल्ड में, वो सॉरी इसमें मैरिज फाइलिंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर चाइल्ड है तो आप पॉइंट नंबर 4 में पढ़े क्वालिफाइंग विडोवर, विडो या विडोवर विद डिपेंडेंट चाइल्ड। क्लियर हो गया मैम? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद ड्यू डेट पे आ जाते हैं। ड्यू डेट होती है इंडिविजुअल की 15 अप्रैल। ठीक है, आपने 15 साल से पहले पहले फाइल करनी होती है। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको 4866 का फॉर्म फाइल करते हैं और उसके ऊपर आपको 15 अक्टूबर तक एक्सटेंशन मिल जाती है। लेकिन पेमेंट आपने टैक्सेस की 15 अप्रैल तक ही करनी होती है, उसमें कोई माफी नहीं है। हाँ, अगर आपने टैक्स ज्यादा दे दिया है तो आपको रिफंड मिल जाता है, लेकिन अगर टैक्स कम मिला है तो वो फिर आपको पेनल्टी चार्ज होती है। अच्छा, मुझे आप लोग पहले काइंडली ना हैंड रेज करके सवाल करें, क्योंकि मैसेज टेक्स्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर आप हैंड रेज करके सवाल कर लेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। बिलाल सांधू साहब का सवाल है जी, ट्रेडिंग गियर एंड एंड टैक्स। देखिए, वे रहा अगर मैंने तो आपकी बिजनेस का जो ट्रेडिंग गियर है वो डिफरेंट है तो उसका उसका उसमें फिर आपको प्रो रेटा बेसिस पे देना पड़ता है, इसलिए वहां पे ये काम नहीं करते। वो बिजनेस ईयर और टैक्स और सिंगल को जो है वो सेम ही रखते हैं, वो वहां पे ये नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की जाती वहां पे। सर वाई वी कैंट क्लेम अर्लियर, जुहेब साहब जरा मुझसे सवाल आप ऑडियो में करते, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं लगी। जुहेब साहब अगर आप सवाल कर सकते हो तो मुझे बताएं, अगर आपके पास माइक की अवेलेबिलिटी है तो फिर आप ऑडियो पे सवाल कीजिएगा, क्योंकि आपका सवाल की मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। सर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि स्पाउस की डेथ हो जाती है तो हम इसको क्लेम ठीक है, अर्लियर कब हुई, क्यों नहीं कर सकते? पहले बताएं कब हुई, कब हुई डेथ, 2024 में कब हुई डेथ? 2024 के दिसंबर में अगर डेथ हो जाती है हो गई डेथ। अब आगे चलें। तो सर हम इसको अगली रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं कि वेरी नेक्स्ट उससे अगली रिटर्न में क्लेम करते हैं? 2024 की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे, इररेस्पेक्टिव कि आप वो डेट 2024 में जनवरी में हुई या दिसंबर में। जहां तक क्लियर है? जुहेब भाई? ठीक है, 2025 की रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो वो आप क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस में करेंगे। 2026 की रिटर्न भी आप फाइल करेंगे तो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस में फाइल, बस ये है। 2027 में जब आप जाएंगे तो फिर आप, या तो अगर आपका मतलब वो आप हेड ऑफ हाउस में चले जाएंगे, बस इतना सा फर्क होगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। अच्छा जी, पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग अ टैक्स रिटर्न, कि बेनिफिट क्या है टैक्स रिटर्न फाइल करने के। एक तो ये कि आपको रिफंड मिल जाता है, पैसे आ जाते हैं। अगर आपने ज्यादा टैक्स जमा करा दी तो भी रिफंड मिल जाता है, क्रेडिट में भी आपको रिफंड मिलता है। और लेट जमा कराने की सूरत में जो आपको पेनल्टीज और इंटरेस्ट होता है वो आपको नहीं लगता, क्योंकि आईआरएस आपको माफी नहीं देता। आपकी जो भी इनकम होती है वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड होती है। आपको W2 मिला है तो वो W2 की एक कॉपी, जो सैलरी के ऊपर W2 मिलता है जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, एक कॉपी वो आईआरएस को जाती है, एक कॉपी आपको देता है। आपको उसमें सारा एसएसएन वगैरह मेंशन होता है, तो आप छुपा नहीं सकते। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम किया है, कोई ठेका लिया है, कोई भी काम किया है ठेके पे या कुछ भी, ठीक है, तो आपको 1099 इशू किया जाता है, और 1099 की एक कॉपी आईआरएस को भी जाती है, तो आप छुपा नहीं सकते। अच्छा, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई करना है बैंक से, तो आपको टैक्स रिटर्न होना ज़्यादा जरूरी है, उसके बगैर बैंक आपको टैक्स देगा नहीं। फिर आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं इसके बदले, क्योंकि ऑब्वियसली आपका मेडिकेयर और वो टैक्स कटा होता है, तो वो आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको एक्यूरेट पिक्चर मिलता है आपको, और उसके अलावा आपको पीस ऑफ माइंड कि भाई वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे लोग लॉ को फॉलो करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में है कि अन्य वहां पे ये चीज नहीं होती, तो वहां पे लॉ को फॉलो किया जाता है, तो वो लोग पीस ऑफ माइंड को भी नजर में रखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद, सॉरी, अच्छा, पीपल मे वांट टू फाइल इवन इफ दे मेक लेस देन फाइलिंग, वो मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि उनको सर्टेन, अभी सबको रिपीट करना है, ये लेके देखिए जी। अगर आपने पैसे पाकिस्तान में आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और आपने फॉर एग्जांपल सैलरी पे थी विशाखापट्टनम, ठीक है, हुआ क्या जी, आपने सैलरी दी, आपको विदहोल्डिंग कट गई, तो चलो बराबर कट गई, लेकिन वो जो आपने मोबाइल के ऊपर टैक्स दिया हुआ है, जो आपका इंटरनेट कनेक्शन पे टैक्स लग रहा है, वो जो दिया हुआ है, PGC या कोई रजिस्ट्रेशन कराई थी एक्साइज की, उसके ऊपर जो टैक्स लगा था, वो जो दिया हुआ है, तो वो किधर जाएगा, तो वो तो आपको नहीं मिलता। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको मेरी? जी 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 सर। अब आइए। और अब आइए। आ गई सर, आ गई। अच्छा जी, हाँ हाँ, कहाँ थे हम? सर वो बिल वगैरह के जो टैक्स पे किए वो बेनिफिट मैं कहानी बता थी। रहा था आपको, फाइलिंग जी। जो एंट्री करने की, वो फाइलिंग रिटर्न फाइल करने की। उसमें पहली चीज तो ये थी कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपने अगर रिटर्न पैसे पाकिस्तान में फाइल करते हैं, आपकी सैलरी पे टैक्स कट गया, लेकिन जो आपका टैक्स एडवांस कटा होता है उसके ऊपर, मोबाइल की सर्टिफिकेट पे, या गाड़ी का कोई आपने टोकन शोकन जमा कराए हैं वो, या आपने कोई इंटरनेट का बिल, वो तो आपको वापस नहीं मिलते। तो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे आपको आपके एडिशनल पैसे वापस मिलते हैं, और अगर आपकी इनकम कम है तो आपको क्रेडिट मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज वहां पे ये होती है कि अगर आप रिटर्न जमा नहीं कराते तो आपको पेनल्टीज और इंटरेस्ट भी लगता है, तो वो अगर आप रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो वो लगेगा, तो ओबियसली आप रिटर्न जमा कराएंगे तो बच जाएंगे। तीसरा ये था कि अगर आपने बैंक में लोन लेना है, तो उसके लिए भी आपको टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ती है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए भी आपको टैक्स रिटर्न कराएंगे तो आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे, जिसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल रही होती है,
कि अगर कोई जब जॉबलेस है तो हुकूमत की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही होती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल रहे होते हैं, जैसे आपको वहाँ पे मेडिकल फ्री है या दूसरी जो आपको मराद दिए जा रहे होते हैं वो भी आपको फाइलर होंगे तो मिलेगा। और आपकी ऑब्वियसली जब आप फाइल करते हैं तो आपको एक्यूरेट पिक्चर मिल जाती है। ठीक है, और पांचवा ये था आपका फीस। कंफ्यूजन है तो सवाल पूछ सकते हैं। जी शहबाज साहब। जी सर, आप ये बता रहे थे कि अगर टैक्स फाइल नहीं करते तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं 15 महीने से 6 महीने के लिए, लेकिन आपको टैक्स जमा करवाना होगा। तो मेरा सवाल ये था कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉई हूँ, मेरी तनख्वाह से तो विदहोल्ड हो रहा है, सपोज मेरे पास और कोई टैक्स का नहीं है, तो फिर इस सूरत में मैं तो कोई टैक्स जमा नहीं करवाऊंगा ना। तो वो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें मुझे एक्चुअल में टैक्स जमा करवाना पड़ रहा है, कि विदहोल्ड ना हो रहा और मुझे जमा करवाना पड़ रहा? दोबारा रिपीट करते हैं सवाल अपना प्लीज। सर, आपने कहा था ना कि आप 15 तारीख तक अगर रिटर्न जमा नहीं करवाते तो कुमस्तानी एक्सटेंशन मिल जाती है, लेकिन आपको टैक्स जमा करवाना पड़ता है। तो मेरा बिल्कुल सवाल करना ये है। है कि जैसे अगर मैं एम्प्लॉई हूँ, हाँ, मेरा तो विद होल्ड हो रहा है ना, मतलब मुझे टैक्स तो एक्चुअल में एम्प्लॉयर पे कर रहा है मेरा, तो उस सूरत बिल्कुल हो गया। में बीइंग एम्प्लॉई मुझे खुद से तो कोई टैक्स नहीं जमा करवाना पड़ेगा ना। नहीं तो वो कौन नहीं, सी ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें मुझे टैक्स जमा करवाना पड़ा है एज अ अगर इंडिविजुअल आप साइड बिजनेस भी कर रहे पर्सन? हैं, अगर आप साथ में शाम में साइड बिजनेस भी कर रहे हैं, आप साथ में कुछ सर्विसेज भी शाम में दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आर्किटेक्चर है, ठीक है, आपका अकाउंट आप दिन भर में आप जॉब करते हैं, शाम को आप फ्रीलांसिंग करना शुरू हो जाते हैं, लोगों को अपने नक्शे बना के दे रहे हैं, उनको कंसल्टेंसी दे रहे हैं शाम के टाइम बैठ के, तो वो इनकम जो कमा रहे हैं वो तो आपकी अपनी इनकम है ना। प्लीज कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है मेरी? जी आप जी आइए। सर, आ रही है। थैंक यू थैंक यू। जी भाई, आपको उस सवाल का मैं जवाब भी दे रहा था कि अगर वो सैलरी कमा रहा है तो उसमें तो उसकी विदहोल्डिंग हो गई, लेकिन अगर वो शाम को पार्ट टाइम कोई काम कर रहा है, कोई कंसल्टेंसी दे रहा है, कोई और फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो वो जो इनकम है उस इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना है ना, तो उस इनकम का टैक्स वो कहाँ कैसे देगा? उसके लिए वो बेसिकली एस्टिमेटेड टैक्स होते हैं, वो आपको पूरे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे आगे तक के। वो उस उनकी डिटेल डेट्स होती हैं स्पेशल, वो सारी आपको बताई जाएंगी, और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी आपको बताई जाएगी, तो वो वहां से वो पेमेंट करता है। ठीक है जी मुबीन अफजल साहब। ठीक है। क्वेश्चन था ये कि जैसे कि साहब ने बताया कि वो रिफंड ले सकते हैं इन इन द फॉर्म ऑफ के अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे किया हुआ, या जैसे कि साहब ने बोला कि उसमें आपके कोई बिलिंग है उस पर आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है वो क्लेम कर सकते हैं। तो क्या उसका कोई पोर्टल होता है, या इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेल्फ असेसमेंट, कि आपने जो असेस किया है, आपने जो भी आप अपने डिस्क्रिप्शन पे वो क्लेम कर रहे हैं, या किसी पोर्टल के थ्रू अपलोड होता है, आप वही सब क्लेम कर सकते हैं? थैंक यू। जो आपका जितना भी टैक्स होता है ना वो डॉक्यूमेंटेड होता है। अगर आपका सैलरी आपका जो है जमा एम्प्लॉयर आपका टैक्स काट रहा है, तो W2 फॉर्म देता है आपको साल के एंड में, उस W2 फॉर्म के अंदर वो मेंशन होता है, उसकी एक कॉपी आपको दे सकती आती है, एक कॉपी IRS को जाती है। वो जो एम्प्लॉयर आपका W2 जो आपका टैक्स विथहोल्ड कर रहा होता है वो क्वार्टरली रिटर्न में फाइल कर रहा होता है, जिस तरह पाकिस्तान में 165 की रिटर्न फाइल होती है, सेक्शन 165 की विथहोल्डिंग की, इस तरह वहां पे भी 941 की रिटर्न फाइल हो रही होती है, और उसमें वो विथहोल्डिंग बता रहा होता है कि ये मैंने इतना टैक्स पूरे साल में विदाइड किया है, इस क्वार्टर में इतना किया, इस क्वार्टर में इतना किया, इस क्वार्टर में इतना किया, तो वो पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है। नहीं, ये विद होल्ड लेकिन के अलावा जो आपकी लाइक इंटरनेट की जो बिलिंग्स हैं, या दूसरी जो आपने क्लेम करने की बात की, उसका कोई जो है वो वहां पे पोर्टल? टैक्स कट ही नहीं रहा, वहां पे ऐसा टैक्स कटता ही नहीं है कि वो इंटरनेट की बिलिंग के ऊपर टैक्स काटे या वो काटे, क्योंकि वहां पे हर कोई टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है इंटरनेट के ऊपर टैक्स काटने की या मोबाइल पे टैक्स काटने की। नहीं, तो अभी आपने जो जिक्र किया था कि आप वो क्लेम भी कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में आप वो क्लेम नहीं कर पाते, लेकिन आप इस यूएस टैक्सेशन में आप क्लेम कर सकते हैं। नहीं, मेरा मकसद बताने का ये था कि जिस तरह वहां पे आपको वहां पे यहाँ पे ये कि अगर आपका पैसे $1 भी इजाफे चले गए हैं तो वो आपको वापस करते हैं। पाकिस्तान का मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दी थी कि आपको जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा कि जो लोग सैलरी बेस्ड पर्सन है उनको रिफंड नहीं मिलता। ओके, गॉट इट, थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये आपके साथ ना, हाँ, उसके अलावा अब जो वहां पे एक मेजर रीजन है टैक्स फाइलिंग की, जो मैंने आपको बताया क्रेडिट्स की, कि जिनकी थ्रेशहोल्ड बहुत कम होती है, बहुत कम कमा रहे होते हैं, उनको वहां पे IRS की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, जैसे मैं आपका अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट है, EITC जिसे कहते हैं। सैलरी कम है तो वो उल्टा बचाए थे कि आप टैक्स देंगे तो आपका उल्टा वो आपको पैसे दे रहे होते हैं कि भाई ये लो पैसे लो, जाओ एंजॉय करो।
चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है, 2,000 पर बच्चा आपको क्रेडिट मिल रहा होता है, 3 बच्चे $6,000, ठीक है। तो वो कौन, कोई क्यों नहीं टैक्स फाइल करेंगे भाई, वो उनकी सैलरी वैल्यू कम है, ऊपर से बच्चे भी हैं, तो वो तो फाइल करके उल्टा उनसे पैसे ले लेते हैं क्रेडिट की सूरत में। जी साद भाई, साद मंजूर साहब। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे जिस तरह अभी मैं आप मुझे बता रहे थे कि अभी अब रिफंड फाइल होता है, अपना रिटर्न के अंदर आपका रिफंड क्रिएट होता है। इस तरह जब पाकिस्तान में हम 114 के अंदर जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने के बाद हमें 170(4) के लिए जब तक हम अपना ऑनलाइन रिफंड नहीं फाइल करते और डिपार्टमेंट अब जब तक 170(4) का हमारा ऑर्डर नहीं करता, तो वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट रिफंड ऑफ द अमाउंट विच यू हैव ऑलरेडी वहाँ पेड। ऐसा नहीं, लाइबिलिटी बनती है, टैक्स रिटर्न के ऊपर लाइबिलिटी शो हो रही है तो आपको देना है, आपको अपना अकाउंट नंबर मेंशन करना है, आपके अकाउंट से वो खुद ही पैसे काट लेंगे या आपको चेक लगा के भेजना है। लेकिन अगर आपका रिफंड बन रहा है, आपका अकाउंट नंबर मेंशन होगा, आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या आपको चेक बना के आपके घर के एड्रेस पे भेज, वो कोई ऑर्डर शॉर्डर पे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सही। लेकिन यहाँ पे भी जो हमने टैक्सेस पे किए हैं, लाइक मैंने इंटरनेट पे, टेलीफोन पे, प्रॉपर्टी पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो तो अब टोटल लाइबिलिटी से एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे हम रिमेनिंग लाइबिलिटी पे करते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही है, लेकिन वो लाइबिलिटी के शुरू में कर सकते हैं ना, लेकिन अगर लाइबिलिटी ही नहीं है, सैलरी पेड पर्सन है, उसकी फॉर एग्जाम्पल सैलरी है 6 लाख, 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अब क्या करे वो, उसने जो मोबाइल पे टैक्स दिया हुआ है, जो गाड़ी का टोकन भरा हुआ है उस पर टैक्स जो उसने दिया हुआ है, जो उसने इंटरनेट बिल के ऊपर टैक्स दिया हुआ है, वो कहाँ से वापस लेगा उनसे, अब क्या करेगा वो। सर अनफॉर्चुनेटली हमारे कंपनी सेक्टर में, हमारी जो कंपनीज की रिटर्न है उनमें मोस्टली हमारा रिफंड ही क्रिएट हो जाता है। इवन इंडिविजुअल के केस में हो जाता है। आप अगर फॉर एग्जांपल जुलाई टू मई तक सैलरी पे टैक्स कटवाते रहे हैं और एट सडन आपने भाई मई के भाई हम अंदर। टॉपिक पे चलते हैं, जी मैंने ठीक आपको है, शुरू में जो ओके, आई गॉट इट। एंड वो फिर बाकी लोग फिर ना तो ठीक है। जी ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा उसके बाद अब वहां पे जो टैक्स की कैलकुलेशन है, शायद भाई आप स्पेशली गौर कीजिएगा, वहां पे जो टैक्स की कैलकुलेशन है, वहां पे आप नोट कीजिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम में क्या क्या होता है, ग्रॉस इनकम में आपकी वेजेस होती हैं, आपने कोई इंटरेस्ट इनकम कमाई है, कोई डिविडेंड कमाया है, कोई स्टेट का रिफंड आया है, कोई एलिमनी जो कि अब नहीं रहा, टैरिफ लगा हुआ है अब नहीं रहा, पहले होती थी, कोई बिजनेस इनकम है, कोई कैपिटल गेन लॉस है, कोई आईआरए, जिस तरह पाकिस्तान में अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप स्टेट लाइफ समझ सकते हैं, इस तरह वहां पे इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट होते हैं, आईआरए कहते हैं उनको, वहां से कोई आपके पैसे आए, जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉलिसी खुल गई है स्टेट लाइफ की तो उससे इकट्ठे पैसे आते हैं 10 साल 20 साल बाद, इस तरह वहां पे भी होता है, या पेंशन एन्युटी ली हुई है, या आपको कोई रेंटल इनकम है, या K1 का मैंने को बताया था जैसे 1065 या एस कॉर्प 1120 में से जो आपका शेयर निकलता है वो आपकी इंडिविजुअल रिटर्न में जाता है, उसको K1 कहते हैं। अगर आपको कोई अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन मिली है वो, या कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले या कोई अदर इनकम, ये सारी आपकी ग्रॉस इनकम। इसमें से माइनस होती है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होती है, आपने कोई आप तालीम के पेशे से मुस्तलिक है, आपने कोई एजुकेशन एक्सपेंसेस किए हैं, कोई बच्चों के लिए कुछ चीजें भी ली थी, ठीक है आप माइनस कर लें। आपको ने कोई आईआरए में कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं, आईआरए वही मैंने बताया कि जिस तरह फिटनेस की पॉलिसी है, आपका हर साल प्रीमियम जमा कराते हैं, तो अभी अगर आपने इस तरह कोई प्रीमियम जमा कराया है तो वो आप माइनस कर लें। ये दो तरह की होती है, एक ट्रेडिशनल होती है, एक ग्रोथ होती है। इनका डिफरेंस क्या होता है ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के डिफरेंस गाइड करूंगा। फिर आपने कोई स्टूडेंट लोन लिया हुआ है, उस पर अपने कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई हेल्थ सेविंग अकाउंट, हेल्थ सेविंग अकाउंट क्या होता है, जिस तरह पाकिस्तान में आप इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस, हमने इंश्योरेंस कराई है अपनी मेडिकल, आप बीमार नहीं हुए तो वो गए पैसे आपको वापस नहीं मिलने, लेकिन वहां पे क्या सूरत है, वहां पे हेल्थ सेविंग अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट है, आप हेल्थ सेविंग अकाउंट खोल लेते हो, हर हर साल वही इंश्योरेंस वाले पैसे आप उसमें जमा कराते हो, लेकिन जब वो कुछ साल बाद वो पैसे आपको इकट्ठे करके वापस मिल जाते हैं। अगर इनके साथ बीमार हो जाओगे तो आपको इंश्योरेंस में पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो जिस तरह स्टेट लाइफ के पैसे को जमा कराते रहे और इकट्ठे वापस ले लिए, इस तरह वही वहां पे हेल्थ सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है। फिर जो मैंने आपको बताया था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपको डबल हिट हो रहा होता है, लेकिन वो एक जगह पे माइनस हो रहा होता है, वो यहाँ पे माइनस हो रहा होता है, वहां पे यहाँ पे आपको हाफ माइनस कर देते हैं, और जहां पे लाइबिलिटी बनती है वहां पे आपको डबल चार्ज करते हैं, तो आप नेट सिंगल पे ही हाफ में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स माइनस होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या होती है, पूरा डिटेल टॉपिक है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे। फिर उसके अलावा आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ली भी है, वो आप माइनस कर सकते हो, आपने कोई रिटायरमेंट फंड खुद बनाया लिया हुआ है, वहां पे आप खुद ही ले सकते हो, तो वो भी आप माइनस कर सकते हो, या आपको इंटरेस्ट पड़ा था पेनल्टी के ऊपर, वो आप माइनस कर सकते हो, या आपने कोई एलिमनी दी हो जो पहले होता था अब नहीं है, वो आपने वो माइनस कर सकते हो। तो आप आ जाते हो एडजस्टेड ग्रॉस
इनकम के ऊपर। जी साद भाई, जी ठीक है सर, देख रहा हूँ मैं। गॉट आपका इट। हाथ अभी खड़ा हुआ, हैंड इज खड़ा हुआ, मैं इसलिए पूछ ओ रहा था। सॉरी सॉरी। शहबाज भाई आपका सवाल, एजीआई तक सवाल अगर कोई आपका है तो पूछ सकते हैं, जी एजीआई से सर पहले सवाल पहले। जी सर सवाल जी सर सवाल ये था कि आपने हेल्थ अकाउंट की बात कर रहे थे, तो हेल्थ अकाउंट पे अगर कोई इनकम है वो एडजस्टमेंट में आएगी कि हेल्थ अकाउंट की टोटल बैलेंस इसमें आएगा एडजस्टमेंट में, क्योंकि वहां पे हेल्थ अकाउंट हर लिखा हुआ साल होता है। आप जो प्रीमियम जमा कराते हैं, जो आप अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं, वो आप माइनस करें। तो सर इस साल स्टेट अगर लाइफ का 2024 में आइडिया मैंने है, जो अमाउंट जमा करवाई है सर। स्टेट लाइफ का आइडिया है जी आपको? जी बिल्कुल, जो प्रीमियम हम दे आपने रहे हर साल एक हैं जी, प्रीमियम जमा प्रीमियम कराते हैं, देते हैं हम सालाना। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ जी हो जी जाता है तो आपको छठी अमाउंट मिल जाती है। अदरवाइज वो अमाउंट जमा पैसे ठीक है, आपको दे दिए जाते हैं। अगर आप हर साल जो प्रीमियम जमा या हो करा गया, रहे हैं वो ठीक आपकी है, एडजस्टमेंट हो गई, और जब आपको इकट्ठे मिलेंगे ओके, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, सही है, ठीक थैंक यू। है, उसकी इनकम क्यों बनेगी? क्योंकि अभी आप उसको टैक्स की लायबिलिटी में, टैक्स में नहीं लेके आ रहे हो, आप यहीं से ही अपनी इनकम में से उनको माइनस कर दिया, तो इसलिए वो जब आप इकट्ठे मिलेंगे तो वो आपकी इनकम शुमार होगी। ठीक है जी नासिर साहब। जी ये इनकम लिस्ट वाली स्लाइड में जाएंगे। जी प्लीज, जी आता इसमें है। ये बिजनेस इनकम और K1 इनकम फ्लो में क्या डिफरेंस है? बिजनेस इनकम, आप अगर खुद बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आपने सिंगल मेंबर एलएलसी खोली हुई है, हम्म, तो वो आपकी 1040 में स्केड्यूल सी में जाती है। ये आपको डिटेल में आगे इंशाल्लाह बताया जाए। और K1 वो है ओके, जो आपने किसी बिजनेस में पार्टनरशिप की हुई है, या आपने अपनी कंपनी एस कॉर्प स्टेटस में दिया हुआ है, तो वहां से आ रहा हो। ऑलराइट, थैंक यू। यहाँ पे आ गए आप एजीआई में। पहले तो आपने ये एडजस्टमेंट माइनस कर ली, आपको कोई सवाल नहीं पूछा गया, आईआरएस ने आपको कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ये इनकम बनती है कर लो माइनस, मैं नहीं कुछ कहता। फिर वो कहता है कि भाई अच्छा चलो खर्चे बहुत हैं, तुम स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो मुझसे, मतलब कि अपनी इनकम में से ये पैसे और माइनस कर लो। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? वो ये अमाउंट, सिंगल है तो 13,800, हेड ऑफ हाउस होल्ड है तो 20,800, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है तो 27,700, ये भी माइनस कर लो। मतलब अपनी इनकम इतनी अमाउंट से और कम कर लो। अगर आप सिंगल फाइल कर रहे हो तो 13,850 मजीद माइनस कर लो, ठीक है। हेड ऑफ हाउस होल्ड हो तो 20,800 माइनस कर लो, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली हो तो 27,700 माइनस कर लो। फिर भी कोई इनकम बचती है तो आपकी वो हो जाएगी। अच्छा, इसमें आइटमाइज डिडक्शन क्या होती है? अगर आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेनी, आपका तो नहीं भाई ये थोड़ी है मुझे और चाहिए, तो कहता है ठीक है आप आइटमाइज डिडक्शन ले लो। आइटमाइज डिडक्शन में आपको, एक सेकंड, की शायद आइटमाइज डिडक्शन का साइड मिस हो गई है, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। सर ये हमें आईआरएस ये रिडक्शन क्यों हमें प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है? नहीं ना लो, नहीं चाहिए ना लो यार, वो आपको दे रहा है पेपर, आप ले लो, आप क्यों पूछ रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई? वहां पे वो सोशल स्टेट है, वो लोग अपने बंदों का ख्याल रखते हैं, पाकिस्तानी की तरह थोड़ी है कि सिर्फ लेने के लिए बैठे हुए, देने के लिए कोई नहीं बैठे हुए। ठीक है, जी सर, जी सर। अच्छा जी। आइटमाइज डिडक्शन में क्या है जी, आपका मेडिकल बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, ठीक है, तो आप अपनी एजीआई का 75%, 0.5% ऑफ एक्सेस में आप ले सकते हो। आपने कोई लोकल या टैक्सेस दिए हैं बहुत ज्यादा कोई, आप वो एडजस्ट कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ गया काफी ज्यादा होम में या इन्वेस्टमेंट में, तो आप वो दे सकते हो। आपने कोई चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन की थी, ठीक है, आप वो ले सकते हो, लेकिन उसकी कोई लिमिट्स होती है। फिर इसी तरह घर में कोई चोरी हो गई, डाका पड़ गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई नुकसान हो गया, कोई फेडरल डिजास्टर आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई सुनामी आ गया, तो भी आप माइनस कर सकते हो।
अगर आपकी ये आइटमाइज डिडक्शन इनमें से कोई फॉल करती है और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा बनती है तो आप वो भी ले सकते हो। लेकिन इस सूरत में आपका अगर ऑडिट खुलता है तो आपको एविडेंस रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सूरत में आपको एविडेंस रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आइटमाइज डिडक्शन की सूरत में आपको एविडेंस रखना पड़ेगा। ये जो स्लाइड है ये मैं 2-3 क्लासेस में आपकी रिपीट करूंगा और बार बार करूंगा दिखाने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए, परेशान ना होइएगा। अगर आपको अभी समझ नहीं लगती तो दूसरी बार तीसरी बार में आपको सवाल पूछ के अपनी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये करने के बाद आप आ जाते हो टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई। ठीक है, अब क्यूबीआई डिडक्शन क्या है? क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन। ये मिलती है। ये क्यों मिलती है? कि भाई जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी बिजनेस इनकम जब जाती है अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में और वो उनको लग जाती है टैक्स का रेट 30%, 35%, 37%, वो कहते हैं भाई हम तो बिजनेस कर रहे हैं। और एक बंदा जिसने सी कॉर्प यानी प्राइवेट लिमिटेड बनाई हुई है वो 21% टैक्स देके जान छुड़ा लेता है। तो भाई हमें क्या कसूर है? हम तो छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारी इनकम ज्यादा बढ़ गई तो हमें टैक्स बढ़ गया है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप 20% अपना क्वालिफाइड बिजनेस इनकम का 20% माइनस कर दो यहाँ मत। तो वो आपको एक अलाउ किया जाता है। इसकी क्या कैलकुलेशन होती है, कैसे होती है, ये पूरा क्लास है, पूरा लेक्चर है, इसलिए आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आप आ जाते हो टैक्सेबल इनकम के ऊपर, यानी कि एक बंदा जिसने सैलरी कमाई उसने कुछ एडजस्टमेंट्स ले ली, फिर उसके बाद उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल गई, फिर उसके बाद उसने अगर कोई बिजनेस किया था तो उसमें भी उसको और मजीद डिडक्शन मिल गई, तब जाके उसकी टैक्सेबल इनकम बनती है जिसके ऊपर टैक्स का रेट अप्लाई होगा। ये जो मैंने आपको टैक्स के रेट सिखाए हैं ये किधर गए? ये रेट टैक्सेबल इनकम के रेट्स हैं। ठीक है, ग्रॉस इनकम के रेट्स नहीं है, ये टैक्सेबल इनकम के रेट। इसके ऊपर जाके आपको टैक्स का रेट आएगा। अब ये जो टैक्स का रेट आपका आएगा इसके ऊपर फिर आपको वो कहेगा अच्छा जी आपने कोई एडवांस पेमेंट्स की थी वो माइनस कर लो। ठीक है, फिर वो कहेगा अच्छा कोई टैक्स क्रेडिट्स बनते हैं? हाँ जी बनते हैं, तो वो भी ले लो मुझसे। वो कौन से हैं जी? आपने कम इनकम थी तो अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट ले लिया, कोई चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले लिया, या आपके बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़े तो अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट मिल गया, या लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट मिल गया, या आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है तो प्रीमियम टैक्स क्रेडिट दे देगा आपको। इंश्योरेंस लेने पे भी आपको दे रहा है क्रेडिट कि भाई अपनी ख्याल किया है, चलो अच्छी बात है, ये लो मुझसे और क्रेडिट ले लो। आपको प्रोमोट करते हैं, आपको ज्यादा ज्यादा वो मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हो। आपके बच्चे हैं उनको आपने किसी डिपेंडेंट फैसिलिटी केयर में दाखिल कराया है तो वहां पे खर्चा कर रहे हो तो कहता है कोई बात नहीं आपका ये खर्चा हो रहा है, इसके बाद मुझसे इतना क्रेडिट और ले लो, आपको ये क्रेडिट देता है। फिर माइनस करने के बाद अगर आप बिजनेस कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है, और अगर बिजनेस नहीं कर रहे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लगता। आपका जो नेट अमाउंट बनती है वो या तो टैक्स रिफंड बन जाता है या टैक्स की लायबिलिटी बन जाती है। जी जोहेब भाई, आपका सवाल था जोहेब भाई? नो सर, क्लियर हो गया। थैंक यू। अच्छा जी, एडजस्टेड कॉस्ट इनकम का मैंने बेसिकली फॉर्मूला दोबारा ले दिया है, ग्रॉस इनकम माइनस एडजस्टमेंट इज एजीआई। एजीआई क्या है ये देख लें, ये टॉप पे लिखा हुआ है पेन से एजीआई ग्रीन लाल कलर में। ग्रॉस इनकम में से जो एडजस्टमेंट माइनस करते हैं, एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी कि ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ये आपको स्लाइड मिल जाएगी, आप इसमें से ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम हो रहा है 10:35। अच्छा जी, चले हम एक 10:40 का एक रिव्यू ले लेते हैं। किसी का सवाल है कोई तो मुझसे कर सकता है हाथ खड़ा करके। कोई चीज समझ नहीं आई, रिपीट करवाना है, किसी को लगा मैं तेज बोल गया हूं, माइक का मसला था या आवाज नहीं आई थी, तो मुझे बता सकता है, भेज सकता हूँ। सर मेरा एक सवाल है। आपने हैंड नहीं रेज किया, कौन बोल रहा है? सर मैं गुल बात कर रही हूँ, मैंने काफी दफा हैंड रेज किया लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं नहीं नहीं, मिला। आप चैट में रेज कर रही हैं ना, आप चैट में रेज कर रही हैं। आप ये रिएक्शन की टैब देखें, रिएक्ट का एक बटन होगा, रिएक्ट के नाम से एक बटन होगा, चैट के आसपास होगा, नजर आया आपको? सॉरी गुल, मैंने आपको गलती से म्यूट कर दिया। बेसिकली आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही थी, आप दोबारा से अनम्यूट करके अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल ये है कि जी। आपने सारा वो बता दिया कि इंडिविजुअल पर्सन या बिजनेस पर्सन कैसे रिटर्न फाइल करता है। मेरा एक सवाल तो ये है कि अगर सपोज मैं रिटर्न का फाइल करती हूँ तो एक होती है कॉर्पोरेट डील, उसके तहत उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उसका हम रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो उस कंपनी में कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं, कुछ मैरिड होते हैं, तो उसका रिटर्न हम
किस पर्सन पे हम फाइल करेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि एक कंपनी जस्ट लाइक के बिग लॉट है, उसके 20 एम्प्लॉयज हैं, तो वो कंपनी अगर बिग लॉट 20 एम्प्लॉयज का रिटर्न फाइल करती है तो वो किस हिसाब से करेगी, और उस कंपनी का अपना इंडिविजुअली क्या रिटर्न परसेंट होगा फाइल करने का। मुझे जरा सवाल रिपीट कीजिएगा, पहले पार्ट मुझे आपके ना सवाल की लॉजिक समझ नहीं आई, थोड़ा पहला सवाल रिपीट कीजिएगा। पहला अच्छा, सवाल पहले ये तो कि मुझे ये अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाई है इससे रिलेटेड है या ये इसके अलावा सवाल है? नहीं, थोड़ा बहुत तो इसी से रिलेटेड है। मैं अगेन हाँ रिपीट करती हूँ। पहले पहले मैं 1040 का रिव्यू दे दूं, ताकि जो ठीक है, लोग सुनना चाहेंगे सवाल वो मैं उनके लिए वो बेशक रुक जाए। फिर उसके बाद जो हम 1040 का रिव्यू देने के बाद फिर अगर किसी का सवाल नहीं सुनना चाहेगा तो वो जा सकता होगा, हम फिर उसको रोकने के लिए नहीं फोर्स करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक। अच्छा जी, काइंडली सी कॉर्प एस्कॉप भाई, ये सी कॉर्प एस्कॉप जो है ना, ये इंशाल्लाह मैं आपको इन डिटेल जब हम इसकी रिटर्न करेंगे कराएंगे। अभी फिलहाल समझने के लिए इतना बात नहीं कि सी कॉर्प बेसिकली क्या है, प्राइवेट लिमिटेड की रिटर्न करनी हो, दैट इज सी कॉर्प, बिजनेस रिटर्न है। और एस कॉर्प क्या होता है कि अगर आपने सिंगल मेंबर एलएलसी बनाई है या मल्टी मेंबर एलएलसी बनाई है, बाहर जैसे बनाई है, या आपने सी कॉर्प भी बनाई है और आप उसको टैक्स का स्टेटस एम्प्लॉयमेंट टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आप उसका टैक्स का स्टेटस चेंज करने के लिए उसको एस कॉर्प का स्टेटस दे देते हैं, दैट इज एस कॉर्प। उसको वो कोई कंपनी नहीं है, कोई टाइप नहीं है, वो सिर्फ एक टैक्स का स्टेटस है, ठीक है? समझ अभी समझने के लिए इतना समझ लें, बाकी इंशाल्लाह ये डिटेल में आपको मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। जी रजा साहब। रजा साहब आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। अच्छा, आप देखें, ये आपने काफी कुछ हमें बताया कि पहले उसकी इनकम होगी, फिर उसके बाद उसमें उस टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शंस होंगे या आइटमाइज्ड डिडक्शंस होंगी, फिर क्यूबीआईज आएगा, अर्न इनकम क्रेडिट्स आएंगे, चाइल्ड टैक्स माशाल्लाह क्रेडिट। मतलब जबरदस्त। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि उनको कुछ देना भी पड़ता है कि बस फ्री में काम हो जाता बस यही बात है, यही वजह से सारे लोग रिटर्न फाइल करते हैं, ये तो बात है सारी। इसी वजह से लोग मेजोरिटी लोग वहां पे रिटर्न फाइल करना जरूरी समझते हैं कि यार एक तो स्टेट उनको इतना दे रही है और वो स्टेट के लिए इतना भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं, जो शुरू में रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं वो क्रेडिट लेके जा रहे होते हैं, बजाय ऐसे कि वो देना हो, वो उल्टा आईआरएस से लेके जा रहे होते हैं। हम आप भी रिटर्न करेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, रिफंड बनते हुए दिखाऊंगा कि बच्चे ऐड करूंगा तो रिफंड बन जाएगा, उसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस ऐड करूंगा तो रिफंड बन जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये आगे जाके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और वैसे दूसरे सर, ये चाइल्ड की कोई डेफिनेशन भी है, किस एज तक होगा? बिल्कुल है, डिपेंडेंट चाइल्ड कब बनेगा कब नहीं होगा, कितनी एज है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी आपको बताई जाएगी। बतूल यूसुफ सवाल कर रही है कि ये कोर्स कंप्लीट नहीं भाई, आपको थर्ड लेक्चर से ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाना दे देना शुरू कर दिया जाएगा। आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इस तरह मैं आपके साथ चलता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को हमारा फोकस जो होगा वो प्रैक्टिकली 80% होगा, थ्योरेटिकली 20% होगा, ठीक है? जी वहीद अहमद साहब। वहीद अहमद साहब का हाथ खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि अगर क्या हम खुद भी बेनिफिट्स ले सकते हैं यूएस टैक्स सिस्टम के, और हाँ, उसके लिए आप क्या हमें यूएस बेस सिटीजन पे बन होना जाए, जरूरी है, या क्या हम पाकिस्तान में बैठ के भी ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं? आपको वहां पे रहना होगा, वहां का सिटीजन बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको उनका सिटीजन बनना पड़ेगा, ऐसा नंबर लेना पड़ेगा। जो लोग फिर आप पाकिस्तान में बैठ के यूएस कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो वो नहीं बेनिफिट्स ले सकते? नहीं, नहीं, जी चले, थैंक यू सो मच। नहीं। जी जुहेद साहब का भी हाथ खड़ा था, शर्मा जी, आपका सर है जुहेद मेरा ना साहब? सर मेरा यही क्वेश्चन था कि जो एलएलसी होल्डर्स हैं, मतलब हम्म, उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे अगर वो पाकिस्तान के सिटीजन है, वहाँ के नहीं है? तो वो भाई ने क्वेश्चन किया तो उसके अंदर ये भी क्लियर हो गया। ठीक हो थैंक गया, यू। ठीक है।
वेलकम जी साद भाई। अच्छा सर, इस साद तरह भाई जिस तरह आपने स्लाइड्स हमसे शेयर कर ली हैं और हमें बताया है आपने अपनी वर्डिंग में सारा। अब जिस तरह पाकिस्तान में है, इनकम टैक्स को गवर्न करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और सेल्स टैक्स के लिए हम जाते हैं जी सेल टैक्स एक्ट 1990, कस्टम टैक्स 2005। वहाँ पे तो ये जो पब्लिकेशन होती इंडिविजुअल टैक्सेशन आप पढ़ा रहे हैं, हमें इसका कोई लीगल रेफरेंस वहाँ की कोई बुक है ऑर्डिनेंस की जहाँ से हम इसको अगर एक पेयर एक्ट के तौर पे पढ़ना चाहें तो? जी जी, आईआरएस पे पब्लिकेशंस होती हैं। आज आप अब आईआरएस की वेबसाइट पे देखिएगा, वहाँ पे आईआरएस की पब्लिकेशंस देखिएगा आप। अच्छा जी, वहां पर मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हमें कोई बुक लॉ रेफरेंस जहाँ से मैं बेयर एक्ट की इसकी वर्डिंग पढ़ना चाहूँ, तो क्या उसका नहीं, वो लिंक भी हमें वहाँ मिल पे जाएगा? नहीं है, इस तरह कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई बाइंडिंग फॉर्म में बुक नहीं है लॉ की कोई भी? नहीं नहीं, इस तरह कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको सर दिखाता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट, जी जी कि प्लीज। अगर मतलब वहां पे हम यही टैक्स की सर्विसेज देते हैं, तो हम अपनी एलएलसी, अपनी कंपनी इस मतलब के टैक्स के पर्पज के लिए वहां पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं? देखिए, आप अपनी जो भी एलएलसी वहाँ पे रजिस्टर करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अब ये डिपेंड जी करता है कि आपने एलएलसी किस तरह रजिस्टर की है। सिंगल मेंबर एलएलसी रजिस्टर की है तो आपको 1040 एनआर की रिटर्न फाइल करना पड़ेगी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन उसमें आपको क्रेडिट वेडिट कुछ नहीं मिलेंगे, जस्ट आपको टैक्स लगेगा। अगर आपने मल्टी मेंबर एलएलसी फाइल की है, मतलब आपके साथ आपका कोई भाई दोस्त यार मिल गया है, तो यस। आपको 1065 की रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। वहां से निकलेगा K1 पे जितने पार्टनर्स होंगे वो अपनी अपनी 1040 या 1040 एनआर मींस नॉन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आपने वहां पे सी कॉर्प बनाई हुई है तो वो सी कॉर्प की 1120 की रिटर्न फाइल होगी, लेकिन उसमें से जो डिविडेंड आपको मिलेगा उस डिविडेंड को आप अपनी पर्सनल रिटर्न में लेके जाएंगे और वहां पे उसको पूरा टैक्स देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ये देखें, ये पब्लिकेशन आईआरएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज आ रहा है आपका, ये साथ भी देख रहे हैं आप। जी जी, मैं देख रहा हूँ। सिकंदर बख्श, आप अपना सवाल करने जब तक मैं ये पेज खोल रहा हूँ। ये देखिए, ये सारी एप्लीकेशन है। जी ठीक है। ठीक है, इसमें एक शायद मेरे ख्याल से 529 आई गेस। हाँ ये देखें, ये डिडक्शन के ऊपर है। ठीक है, ये रेंटल की ये है। चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन के ऊपर 526 लगी हुई है कि कौन कौन सी ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते। ठीक है, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल इनकम कौन सी 525 है। क्लियर हो गया आपको? सिकंदर बख्श साहब, आपका सवाल है कोई? आपने हाथ खड़ा किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई फॉरेन होल्डर है, उसकी एलएलसी है या उसका कोई भी बिजनेस है यूएस में, तो ये जो जितनी भी आपने डिडक्शंस और बेनिफिट्स गिनवाए हैं, तो उसके लिए वो बंदा एलिजिबल होगा या नहीं होगा अपनी कंपनी के बिहाफ पे? क्योंकि टैक्स तो कंपनी वो भी फाइल कर रहा होता है ना। निकाल कर रहा होगा। आप पहले मुझे आप ये बताएं, उसने अगर कंपनी बनाई है वो सिंगल मेंबर एलएलसी है या मल्टी मेंबर एलएलसी है? सिंगल मेंबर अगर हो सिंगल मेंबर एलएलसी है या तो मल्टीपल हो, वो बहुत। मैं तरतीबा चलूंगा ना, पहले आपका है के सवाल को तरतीबा चलूंगा, हर एस्पेक्ट को लेकर चलूंगा। सिंगल मेंबर एलएलसी है तो वो अपनी इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। अब उसके पास एसएसएन है या नहीं है? एसएसएन अगर ना हो, फॉरेन है, फिर वो एसएसएन नहीं। 1040 एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल करेगा और उसमें उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस टैक्स देगा, दैट्स ऑल। इनकम के ऊपर टैक्स देगा, उसमें उसको कोई अच्छा स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा सर, ठीक ठीक। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि टैक्स रेट्स और इसमें तो चेंजेस आती रहती हैं ना सर। हाँ हाँ तो बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अभी जब आप हमें पढ़ा रहे तो अभी क्या रेट्स आप हमें पढ़ाएंगे अपडेटेड, तो उसके लिए फिर मैं आपको जब अपडेटेड रेट पढ़ाऊंगा। अभी अपडेट। मैंने आपको रेट लिखा है, ये 2023 के थे, अब 2024 के रेट्स में आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अच्छा सर। क्योंकि 2025 में आप 2024 की रिटर्न फाइल करेंगे। जी 2025 में आप जाएंगे, जब 2025 में आप जाएंगे तो आप 2024 की रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो मैं आपको 2024 की रिटर्न शेयर करूंगा। सही। तो रेट ये जब ये चेंजेस वगैरह आती है तो यहाँ इसके अपडेट्स जो है आईआरएस के साइड से फिर देखना पड़ेंगे। बिल्कुल आईआरएस की वेबसाइट पे भी आते हैं और मुख्तलिफ पब्लिकेशंस भी निकलती हैं
और हम जो रेट्स हैं, हमें रेट्स का इश्यू इसलिए भी नहीं है कि हमने तो सॉफ्टवेयर के ऊपर रिटर्न फाइल करनी है, सॉफ्टवेयर ने खुद ही कैलकुलेशन करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ डाटा एंट्री करनी है। सैलरी है तो सैलरी डालनी है, डिडक्शन है तो डिडक्शन डालनी है, दैट्स ऑल। रेट वो कौन सा लग रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिल रही है, वो सारा कुछ वो खुद ही ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर पे आ जाता है। ठीक ठीक सर, ठीक है सर, शुक्रिया। वेलकम। अच्छा, हैंड डाउन कर लीजिएगा। आईफोन के नाम से भाई कोई है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अपना नाम अच्छा, बताइएगा। इमरान जी। जी भाई। अच्छा, मेरा क्वेश्चन से ये है कि फेडरल जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स है फेडरल कलेक्ट करती है, तो स्टेट भी उस पे कोई टैक्स लगाती है एम्प्लॉयमेंट पे? स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स लेती है, फेडरल भी अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स भी लेती है, वो लेती है एम्प्लॉयर के ऊपर पड़ता है। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये पेरोल में डिटेल में बताऊंगा। स्टेट इसके अलावा आपसे इनकम टैक्स भी लेती है। फेडरल यानी कि इनकम टैक्स भी लेती है और स्टेट भी लेती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, इनकम टैक्स फेडरल भी लेती है और कुछ स्टेट्स भी लेती हैं, कुछ स्टेट्स लेती हैं, कुछ स्टेट्स नहीं लेती। जैसे ठीक हो फ्लोरिडा गया। है, वो आपसे इनकम टैक्स नहीं लेती। जी बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर पाकिस्तान से बैठ के हम किसी की टैक्स प्रिपेयर करते हैं इंडिविजुअल की 1040, तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर जैसे पीटीआईएन शायद है कोई, वो चाहिए होगा? पीटीआईएन आपको चाहिए होगा, आपको टैक्स का सॉफ्टवेयर लेना होगा, जी। वो आपको मैं गाइड करूंगा कि आप कौन सा यूज कर सकते हैं, उसमें कितने सही चार्जेस है। पड़ेंगे। क्योंकि ई फाइल के लिए आपको टैक्स का सॉफ्टवेयर लेना होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपको उसी को मैनुअल रिटर्न बना के देनी है तो वो जी फिर जी। आपके सूखे सूखे पैसे हैं, उसमें कोई फिर वो फॉर्म के थ्रू हो जाएगी ना, फॉर्म्स 1040 के वो थ्रू? आप लोग फॉर्म बना के उसको कंप्लीट करके दे दोगे और वो अपने उसको बाय मेल जो है कोरियर के थ्रू वो भेज देगा और आपसे वो जी आप उससे पेमेंट चार्ज करें। सही हो गया। मतलब कोई गेटवे नहीं है इस तरह जिस तरह इधर पाकिस्तान में होता है, एफबीआर का पोर्टल होता है, उसके थ्रू नहीं हो सकती, सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा? हाँ जी, क्योंकि वो वहां पे ये होता है कि वो एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर नहीं रखा हुआ, मुख्तलिफ कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बेचती हैं, वो आपको ये जी जी फैसिलिटी देती ठीक हो गया सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच है। सर, बहुत शुक्रिया। मुबशर थैंक यू। साहब, आपका सवाल। जी सर, ये पूछना था, लास्ट क्लास में भी शायद रह गया था कि जब हम पीटीआईएन करेंगे, एक तो सर थोड़ा सा सर बता दीजिएगा कि क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, और दूसरा हम मैं जहाँ बता दूंगा भाई, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, जी जी उसकी जी पूरी जी एक क्लास है, वो डिटेल में बताऊंगा, सारा जी समझाऊंगा। जल्द अभी बताऊंगा ना, अभी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। डन हो गया। अभी अच्छा नहीं करते, ठीक है। मैं सिर्फ 1040 का एक रिव्यू करा दूं, जी जी, मैं इसके बाद फिर सिर्फ आपका ये सवाल एक का भी एक मैं और आपको चीज, बता दूं, मैं आपको बता देता हूँ। जी जी, पूछे पूछे। छोटी सी चीज और बता दीजिएगा कि ये जो हम यहाँ से टैक्स का ये काम करेंगे, इसकी कितनी फीस पर पर्सन होती है, या एक एवरेज क्या है? मैं आपको जब बताऊंगा, बता दूं, ये वो भी थोड़ा बता सा दूंगा, वो बहुत भी एंड में शुक्रिया। बताऊंगा। मुझे आपने अगर ना बताऊं तो रिमाइंड करा दीजिएगा। जी, नजाकत जी अली सर। साहब। जी सर। नजाकत अली साहब। हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये था कि वहाँ अब अमेरिका के लिए आप टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हो यहाँ पाकिस्तान से बैठ के, या कोई आपको टैक्स नंबर या कोई ऐसी चीज़ लेना ज़रूरी है कि आप एलिजिबल हो टैक्स फाइल करने के जो लिए भाई वहाँ? बता रहे थे ना पीटीआईएन, वो उसकी बात कर रहे थे, पीटीआईएन लेना जरूरी है। अच्छा, पीटीआईएन, ठीक ठीक, थैंक्स सर। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये है जी 1040, मैंने लिखा 1040 आईआरएस, मैंने वेबसाइट पे लिखा, ये आपका 1040 का फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके सामने फॉर्म आ गया। ये 2 पेज पे मुश्तमिल होता है। छोटा सा रिव्यू करेंगे सिर्फ इसका, सिर्फ आपकी शक्ल दिखाऊंगा, इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी नो हाउ देने के लिए। यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर, अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे होगे तो आपका स्पाउस का नेम, लास्ट नेम और उसकी रिटर्न आ जाएगी, आपका एड्रेस आ जाएगा, सिटी, और अगर फॉरेन कंट्री है तो 1040 एनआर में चाहिए होता है। फिर ये देखेंगे, आपको मैंने फाइलिंग स्टेटस बताए थे, सिंगल है तो आप सिंगल पे टिक करेंगे, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हैं तो ज्वाइंटली पे टिक करेंगे, हेड ऑफ हाउस होल्ड कर रहे हैं तो हेड ऑफ हाउस में टिक करेंगे, क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस में कर रहे हैं तो इसमें करेंगे। ठीक है। उसके बाद वही सवाल, ये डिजिटल एसेट्स वाला खैर टॉपिक नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है आगे, आपके डिपेंडेंट्स क्या क्या हैं वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनका रिलेशन क्या है, सन है, डॉटर है, क्या है, उसका आपने कोई टैक्स क्रेडिट लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, वो आ गया। फिर आपकी W2 से जो इनकम आ रही हो यहाँ पे आ रही होती है, आपको जो और मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ हेड्स बने हुए हैं, सारी इनकम आपकी कंबाइन होती जाती है।
यहाँ पे आपकी स्केड्यूल 1 किधर गया इसका, कैपिटल गेन की आपकी इनकम यहाँ से स्केड्यूल डी से आ रही होती है, ये कैपिटल गेन से आ रहा होता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपकी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन स्केड्यूल ए में जाती है, ये यहाँ पे आ रही होती है, ये माइनस हो रही होती है, ये ऑटोमेटिकली सारा फिल हो रहा होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद यूबीआई का यहाँ पे 199 ए से माइनस हो रहा होता है। फिर आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आखिरी बॉक्स है 15 बॉक्स, यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाती है, जो कि मैंने आपको दिखाई फॉर्मूले के। फिर उसके ऊपर यहाँ पे लगता है टैक्स 16 नंबर बॉक्स में। फिर उसके बाद आपको कोई चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिला है, कोई और क्रेडिट मिले हैं, वो सारे यहाँ पे माइनस होते जाते हैं। कोई आपकी विद होल्डिंग हुई है तो वो यहाँ पे -25 में हो रही होती है। उसके अलावा कोई एस्टिमेटेड टैक्स है वो आपका ऐड हो रहा होता है। फिर उसके अलावा और कोई एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है वो आपका यहाँ पे आ रहा होता है। ये सारे करने के बाद एड में आपको बता देते हैं कि भाई आपकी लायबिलिटी है या आपका ड्यू है। यहाँ पे आपका ये मैंने बताया था, जैसा भाई ने पूछा था कि कैसे देना होता है, तो ये अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर लिखा होता है। आपने ये देख देते हैं, आपके अकाउंट से या तो पैसे डिडक्ट कर लेते हैं या आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ये आपकी छोटी सी रिटर्न बनती है, यहाँ पे नीचे आपके साइन होते हैं। और यहाँ पे अगर प्रिपेयर ने साइन किया होता है तो ये उसका नाम, नंबर, उसकी डेट, उसका PTIN, ये देखिए ये PTIN की बात हो रही थी, ये वहां पे आ रहा होता है। क्योंकि वहां पे अगर किसी ने आपका गलत टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो प्रिपेयर को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो वो प्रिपेयर से भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको पेनल्टीज भी लगती हैं, उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। तो आपने जब भी रिटर्न बनानी है तो डॉक्यूमेंटेशन सीधी रखें, हर चीज का एविडेंस अपने पास रखें। आपको आगे मैं चल के एक क्वेश्चनियर दिखाऊंगा, सवालनामा जिसे कहते हैं, जिसे ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, कि आपने क्लाइंट से डाटा कैसे लेना है, क्या क्या चीजें नोट करनी है, उसमें उसकी एक्नॉलेजमेंट कैसे लेनी है, अपने पास सेव कैसे करना है, ताकि कल को आपको कोई इशू हो उस ऑडिट को ले तो वो ये ना कहे जी मेरा तो प्रिपेयर ने गलत एंट्री, आपको कि नहीं भाई ये देखो ये तुम्हारा साइन है, ये तुमने मुझे डाटा दिया था, ये तुमने मुझे एक्नॉलेज किया हुआ है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने गलत एंट्री की। अगर तुमने कोई चीज छुपाई है, तुमने 1099 छुपाया, तुमने W2 छुपाया, तो तुम जिम्मेदार हो। तुमने मुझे जो W2 दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो तुमने मुझे 1099 दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुमने नीचे साइन किया, तुमने एक्नॉलेज किया है। तो इसलिए आपको अपने आप को इधर सेफ रखना। जी मुबाशिर साहब, आपका सवाल है कोई? मुबाशिर साहब आपका माइक जी ऑन है, आपका सवाल? जी जी आपने कहा था एंड पे कर लेना सवाल। हाँ, माइक ऑफ कर लें जब तक। मैं अभी जी आपका सॉरी, सवाल वो PTI का था। PTI और फीस वगैरह कितनी है, मैं बता मैं दूंगा, कर मैं देता बता हूँ। दूंगा ना, मैं ना बताऊं तो फिर आपने मुझे रिमाइंड कराना है, ठीक है? जी श्योर, मैं बंद कर देता हूँ, माजरत। ओके जी, नजाकत साहब। नजाकत साहब आपका सवाल है? जी जी सर, सवाल मैंने पूछ लिया है, आपने आंसर कर दिया था। थैंक यू। वो हैंड डाउन कर दें काइंडली, मैं कर थैंक यू। देता हूँ, मैंने कर दिया। नईम खोकर साहब। जी नईम सर। खोकर साहब जनाब। अच्छा सर, ये क्वेश्चन मेरा था कि आपने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया है? हम लोग अभी जो यूज करेंगे वो इंटुइट का प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे रिटर्न्स बनाने के लिए, क्योंकि वो फ्री है। बाकी सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, उनको पैसे देना पड़ते हैं, तो इंटुइट का सॉफ्टवेयर हमें फ्री पड़ता है, तो हम फिलहाल उसके ऊपर फोकस करें। उसी का आपको अकाउंट बनाना भी बताया जाएगा, गाइड भी किया जाएगा। उसमें बस आप लोगों का ये तथ्य ये होगा कि एक तो आपने कोशिश करनी है कि टेलीनॉर या जोंग का नंबर रखना है, क्योंकि उसके ऊपर अकाउंट बन जाता है, क्योंकि पहले पाकिस्तान से इजीली बन जाता था। अब जब से ये मसले शुरू हुए हैं ना, तो पाकिस्तान में बड़ा मसला बना हुआ है, ये सॉफ्टवेयर पे इजीली नहीं बनता। तो कोशिश कीजिएगा टेलीनॉर या जोंग का अकाउंट, टेलीनॉर पे बेस्ट की सक्सेस रेट है, उस पर इजीली बन जाता है, OTP आ जाता है इजीली। लेकिन कोई और कहो तो वो OTP अक्सर नहीं आता। फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है कि हमें भी US का वर्चुअल नंबर लेना पड़ता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। जी जुहेब साकिब साहब। सर मेरी ये आपसे आस थी कि आप ये सॉफ्टवेयर जो है हमें ग्रुप में मतलब कि ये सेंड कर देंगे इसका लिंक वगैरह। आइए जब हम तीसरी क्लास करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको सॉफ्टवेयर की रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा बताऊंगा। ठीक है। और सर ये मेरा दूसरा क्वेश्चन ये कि 1099 और W2 इसका थोड़ा सा गाइड कर देंगे क्या? आइए रिटर्न करेंगे ना हम, जब रिटर्न बनाएंगे तो उससे हमको 1099 भी दिखाऊंगा, आपको W2 भी दिखाऊंगा। और कल ठीक है, इसके थैंक यू। ऊपर 1099 के ऊपर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, और किस तरह के होते हैं 1099, उसमें कितनी टाइप्स होती हैं, क्या क्या होती है, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। जी सर। पहली क्लास में भाई सारी तो नहीं बता सकता ना मैं, थोड़ा सा यार मेरे जी मेरे मैं ऊपर भी। समझा आपने। जी सर मैं समझा आपने जैसे 1040 का बताया ना, वैसे आपने ये भी बताया। लेकिन वो सॉरी मैंने सर। 1040 भी मैंने कहा था ना, टाइम मिला तो हम रिव्यू कर लेंगे एंड में।
तो जी इसलिए मैंने आपको दिखा दी, शक्ल दिखा दी। अब ये बार बार देखोगे इंशाल्लाह आप भाई, ये 2.5-3 महीने आप मेरे ठीक है साथ ही हो, ठीक है, अगले टैक्स सीजन तक। तो आपको बड़ा अच्छा माशाल्लाह, बड़ा अच्छे टाइम पे आप लोगों ने ज्वाइन किया है। आप लोग ये जी 2024 सर सेशन है 2025 में जो आप करोगे, आप इससे बड़ा फायदा उठा सकते यस हो। सर आप लोग अभी भी ठीक है मतलब सर कि 2-4-5 क्लासेस करने के बाद आप इस काबिल हो गए, 2 हफ्ते अभी आपने 3-4 हफ्तों में, जनवरी के एंड तक, कि आप टैक्स रिटर्न पकड़ना शुरू हो जाओगे। उसमें गाइड मैं आपको कर दूंगा, ठीक है, कि भाई जो भी हिसाब किताब है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लाइंट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भाई है जिसका दोस्त यार या भाई बहन बाहर है, वो कहता है यार तुम्हारी टैक्स यस रिटर्न सर 300 में होती है भाई, $200 मुझे दे देना, चलो $100 दे देना, मैं करता हूँ तुम्हारी टैक्स रिटर्न, ठीक है, आप पकड़ यस लो। सर आप मुझे बताओ कि भाई ये मैंने इसमें टैक्स रिटर्न पकड़ी है, ये सीन है, मैंने क्लाइंट से इतने चार्ज किए हैं करने, कितने करने हैं, ये भी भाई का सवाल है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। लेकिन ये बाद जी में सर भी रिपीट करूंगा, कि अभी एक ही बारी में नहीं करूंगा, सारी बारी की बार बार भी रिपीट होगी। जी तो वो भी ठीक आपको है गाइड सर कर थैंक दूंगा यू कि आपने कितने चार्ज करने हैं, और अगर नहीं पता हो तो भाई पूछ लेना फिर चार्ज करना। ये ना हो कि आप यस सर कॉस्ट से कम चार्ज कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपको टैक्स रिटर्न ई फाइल करना है, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अगर आपको $200 पड़ रही है, तो ये ना हो ना पता लगे आप $150 में डन करके आ गए हो, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ही $200 है, तो $50 अपनी जेब से पल्ले पड़ जाने आपको, ठीक है। तो ये चीजें भी यस होंगी, सर आप लोगों को अगर करना चाहो तो आपको इंशाल्लाह ये जनवरी के बाद फरवरी मार्च में आपको इंशाल्लाह कर दूंगा मैं, कि आप टैक्स रिटर्न पकड़ सकते हो इंशाल्लाह इंडिविजुअल लेवल पे, जो छोटी हो, सिंपल हो, नॉर्मल हो। हाँ, जो कॉम्प्लिकेटेड हो मैं थैंक यू उसका सर मशवरा आपको कभी नहीं जी सर बहुत शुक्रिया दूंगा। वेलकम जी, शहबाज साहब। सर ये जो आप 1040 फॉर्म दिखा रहे हैं, ये बेसिकली वो है जो मैनुअल के थ्रू भेजा जाएगा, ये राइट सेम सर? जो ई फाइल होगा वो भी सेम ही होगा, जो ई फाइल होगा ना फॉर्म, वो भी यही अच्छा होगा, ठीक सेम है, शक्ल। ये जस्ट एक फॉर्मेट है, जी जी, ये शक्ल स्टैंडर्ड सेम फॉर्मेट है। होगी, लेकिन ये कि अगर जो फाइल करेंगे तो ओके, तो ये बेसिक यहाँ पे फाइल नहीं हो सकता, ये जो वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म मैनुअल दिखा भेजना रहे हैं, ये पड़ेगा, फाइल ये नहीं हो फाइलिंग, सकता, वो सिर्फ शक्ल ये ई दिखाने फाइलिंग की होगा, वेबसाइट है। बिल्कुल वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ई फाइल होता है। ठीक है, और अगर हमने हार्ड मेल के थ्रू फिजिकल फॉर्म में भेजना हो तो वो क्या किस तरीके से होता है, ये यहाँ उसका से प्रिंट तरीकाकार निकलता ये होगा, उसका मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, कि अगर आपने किसी को मैनुअली रिटर्न बना के देनी है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, कि आपको पहले सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पहले रिटर्न बनाओगे, रिटर्न के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करोगे, उसके कैलकुलेशन रिटर्न के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू बना लोगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने वही डाटा किस तरह इस फॉर्म के ऊपर कॉपी करना है, और फिर उसको रिटर्न किस तरह बना के, किस तरह डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने IRS को भेजनी है, वो मैं आपको पूरा डिटेल गाइड करूंगा। जी उदय ठीक है साहब, सर, थैंक यू। मोहम्मद अच्छा उदय सर, साहब। मुझे ये, हाँ जी, मुझे ये बताएं कि मेरे पास जैसे एक एलएलसी है अपनी, और मैं हर क्वार्टर में टैक्सेस कंट्रोलर से मुझे एक आता है कि आप अपने टैक्सेस फाइल करें, तो ये स्टेट में आ जाता है, स्टेट टैक्स जो आप कह रहे हैं? एस्टिमेटेड टैक्स आता है, किसका आता है? हाँ, एस्टिमेटेड टैक्स आता है। वो फेडरल है, वो फेडरल का है? वो फेडरल का है। ओके, और स्टेट की तरफ से फिर वो अपना तो वो स्टेट की तरफ से अपना अलग आता है, मगर वो टैक्सेस कंट्रोलर की तरफ से आता है मुझे जैसे, तो नहीं, फिर वो स्टेट का होगा, टैक्सेस कंट्रोलर की तरफ से आता है तो वो स्टेट का होगा। वो स्टेट का होगा, राइट? तो वो अपनी मर्जी से एस्टिमेटेड कर लेते हैं, तो और मतलब वो क्या बैंक लेकिन वो अकाउंट वगैरह आपको रीड करके करते हैं? नहीं, वो बेसिकली एस्टिमेट करते हैं आपके प्रीवियस टैक्स रिटर्न के ऊपर, के ऊपर, ओके, ठीक है। एस्टिमेट पे चलता है वो। हाँ, वो सही। इंशाल्लाह पूरा एस्टिमेटेड टैक्स का टॉपिक है, कि ये 110% लेना है, क्या करना है, कितनी अमाउंट है, उसकी डेट्स क्या क्या है, कब कब फाइल करना है, वो पूरा आपको इंशाल्लाह डिटेल में गाइड किया जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, अब पहले तो मैडम गुल, आप अपना सवाल कीजिए आप, फिर उसके बाद में बाकी का जवाब देता हूँ। मिस गुल है हमारे साथ अभी? यस सर। जी, अब आपको पहले सवाल का पहला पार्ट कीजिएगा। सर मैंने पहले ये सवाल आपसे किया था कि जैसे कि हम पर्सनली इंडिविजुअली रिटर्न फाइल करते हैं, और अगर मैं किसी का रिटर्न फाइल करती हूँ लेकिन वो कॉर्पोरेट डील के साथ, तो उस पे हम लोग उसको कितना % पे रिटर्न फाइल करेंगे? देखिए, हर बंदे की इंडिविजुअल लेवल पे उसकी अलग रिटर्न होगी। कभी भी आपने किसी भी क्लाइंट की रिटर्न फाइल करनी होगी, तो पहले आप उससे कहेंगे भाई अपनी प्रीवियस रिटर्न मुझे दो, और आप उसको स्टडी करेंगे कि उसने उसने कौन कौन सी इनकम शो की हुई है। हो सके तो ठीक है। 1 साल की बजाय 3 साल की रिटर्न लें उससे, और देखें, क्योंकि अक्सर होता है कि उसने कभी 1 साल की होती, कुछ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप उसने कहा कि मेरी तो सैलरी है, रिटर्न डे की तो पता लगा जी उसमें तो 1099 भी उसने डाले हुए,
उसने तो बिजनेस इनकम भी डाली हुई है, पता लगा कि उसने तो LLC भी रजिस्टर की हुई है अपने नाम पे, अच्छा उसने कभी K1 भी डाला हुआ है, तो फिर आप उनसे डेटा लेना पड़ता है। ये लोग गोरे जो होते हैं ना, ये डेटा इतनी आसानी से नहीं देते, ये आपको जान छुड़ाते हैं। ये बस कहते हैं W2 लेके रिटर्न खुद ही हवा में फाइल कर लो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे बताएंगे खुद ही आपको आगे, मुझे मुझे तंग ना करो। वो इस तरह की कौम है, तो उनको पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है, वो बहुत ही इस मामले में यूं कह लें कि निगट्टू है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कंपनी के कह रहे हैं कि जी आपकी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैं वैसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि जी कोई कंपनी है ABC कॉर्पोरेशन, आप कहते हैं कि जी मैं आपकी रिटर्न फाइल करूंगी, ठीक है। अब जो कॉर्पोरेशन की रिटर्न फाइल होती है, यहाँ पे मुबाशिर साहब का भी जवाब हो जाएगा। कॉर्पोरेशन जो बिजनेस रिटर्न फाइल होती है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो एस कॉर्प हो, या वो कॉर्पोरेशन हो 1120 1055 हो, 1120 हो या 1120 हो, जो फर्म्स पैसे लेती हैं वो $700 से $1000 तक चार्ज करती हैं एक रिटर्न का, और अगर लोग कम चार्ज करना चाहें तो 500 तक भी कर लेते हैं, ठीक है। जो होती है इंडिविजुअल रिटर्न्स, वो स्टार्ट होती है $300 की फाइल वाली, जिनको ई फाइल करना होता है उनको $300 से स्टार्ट होती है। जिनको मैनुअल जाना होता है वो तो लोग 150 में भी कर देते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट लग रही है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जानी होती है वो $300 या $250 से कम चार्ज नहीं करते सिंपल बेसिक रिटर्न का, जिसमें W2 होता है। लेकिन अगर किसी ने W2 के साथ बिजनेस इनकम भी की हुई है, 1099 भी आ रहे हैं, उसके कोई सिंगल मेंबर LLC भी इन्वॉल्व है, उसकी रेंटल इनकम भी आ रही है, पूरा कोई K1s भी आ रहे हैं, तो फिर उसको 400 500 700 तक भी लोग चार्ज करते हैं। ये आप अकॉर्डिंगली देख रहे होते हैं। तो हर एक को एक सेम डील नहीं दी जा सकती, डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी रिटर्न में कितना डेटा एंट्री डिपेंड करता है, उसको कितना दें, उसमें कितना उसमें टाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है सर। जी पूछें। तो कोई यहाँ US है या रेजिडेंस है, उसका यहाँ अकाउंट है, ठीक है, तो उसने एक कंपनी अभी खोली है LLC जो पाकिस्तान में साथ पार्टनरशिप पर, नेक्स्ट ईयर जब वो रिटर्न फाइल करे तो वो ज्वाइंट अकाउंट में उस LLC कंपनी को इंडिविजुअल भी उसमें शो करेगा, या किस तरीके से वो उसको कंपनी को फिर फाइल अगर करेगा? उसने सिंगल मेंबर LLC खोली है तो वो अपनी 1040 की रिटर्न में कैजुअल सी में उसको लेके जाएगा उसका प्रॉफिट लॉस। सिंगल में नहीं है, अगर ज्वाइंट है। अगर उसने मल्टी मेंबर LLC खोली है तो वो 1065 की रिटर्न फाइल होगी, पहले बिजनेस की 1065 की रिटर्न फाइल होगी, उसमें से K1 का एक डॉक्यूमेंट निकलेगा हर मेंबर के नाम, उस K1 का जो डॉक्यूमेंट होगा, जिस तरह आप W2 या 1099 ऐड करेंगे, उस तरह K1 भी आपका स्केजुअल ई की 1040 में स्केजुअल ई के अंदर जाएगा और उसके ऊपर उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट। ठीक है, और तीसरा सवाल भी है, सॉरी, कोई बात तीसरा नहीं, करें। सवाल आपने से पहले जो आपने रिपीट किया था कि यहाँ पर सपोज डिवोर्स भी हो जाती है और एक स्पाउस की डेथ भी हो जाती है, जब डिवोर्स होती है अगर 2 बच्चे हैं तो 50-50 कस्टडी होती है, जिसके तहत वो एनुअली रिटर्न फाइल करता है, क्योंकि एक बच्चे को एक पेरेंट करता है क्लेम, दूसरे बच्चे को दूसरा पेरेंट। डिपेंड करता है कि कोर्ट का क्या ऑर्डर है। मुमकिन है अगर एक उसमें से स्पाउस जो है वो ज्यादा अच्छी कमाई कर रहा हो, मुमकिन है कोर्ट ये कह दे कि भाई आप बच्चों की जिम्मेदारी उस पर डाल दे ज्यादा, या और कोई सूरत भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि एक एक बच्चा ही ले, मुमकिन है बच्चे ना रहना चाहे, वो दोनों साथ एक किसी एक के साथ जाना चाहें, तो ये भी मेरा आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री हूँ, लेकिन अगर इश्यूज दैट कि अगर कोर्ट यहाँ पे डिसीजन देती है कि 50-50 कस्टडी है, ठीक है, उसके बाद एक पेरेंट उसको डिनाई करता है 1-2 साल के बाद, और वो दोनों बच्चों को एक ही पेरेंट अपने पास रख रहा है, और जब रिटर्न फाइल करते हैं तो जो फर्स्ट पेरेंट है जिसने बच्चों को इग्नोर किया हुआ है या किसी एक पेरेंट को दिया हुआ है, आया वो रिटर्न दोनों बच्चों को अगर क्लेम कर ले, जिसके पास बच्चा है वो नहीं क्लेम करता, ये तो फ्रॉड में होता है, तो इस सूरत में डायरेक्ट IRS से कांटेक्ट करना पड़ेगा या क्या करना? देखिए अगर तो देखिए जो वो क्लेम करेगा तो उस डिपेंडेंट का ये देखें, ये आपके सामने मैंने जो फॉर्म खोला हुआ है आप इसमें देखें, डिपेंडेंट में उसका हेड बोरा बना हुआ है, उसके नाम उसका ये आ रहा है सारा, ठीक है ना, यहाँ पे ही सारा आ रहा है। अगर एक डिपेंडेंट क्लेम कर रहा है और उसके पास बच्चे नहीं हैं, तो ये अभी पूरा डिपेंडेंसी का देखेंगे कि डिपेंडेंट क्लेम करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। उसमें पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि बच्चे के खर्चे आप उठा रहे हो, बच्चा आपके साथ रह रहा हो 6 माह से ज्यादा पूरे साल में, ठीक है, इसके अलावा उसकी उम्र 19 साल से कम हो, ठीक है, आपको उसका रिलेशन आपके साथ क्या है, ठीक है, तो और उसको अपनी कोई इनकम जो है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर अपनी कोई इनकम ना कर रहा, क्योंकि वहां बच्चे भी काम करते होते हैं ना, छोटे मोटे, गाड़ी साफ कर ली, अखबार डाल दी है वो, तो ये
5-6 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो डिपेंडेंसी की होती हैं। तो अगर एक बंदे बच्चे रखे हुए ही नहीं है और अपने आप को उसने उसको एज डिपेंडेंट अपनी रिटर्न में क्लेम करके उसका क्रेडिट भी ले लिया है, ठीक है, तो वो तो जो दूसरा करेगा तो ऑब्वियसली आईआरएस में वो पॉपअप हो जाएगा कि भाई एक डिपेंडेंट का एसएसएन उधर भी आ रहा है, वही सेम एसएसएन इधर भी आ रहा है, तो वो आईआरएस खुद ही इसका ऑडिट कर लेगा। वहां पे जब ऑडिट करेगा तो वो पूछेगा भाई बच्चे किसके पास है, वो कहेगा बच्चे तो मेरे पास है। तो वो फिर दूसरे पूछेगा भाई बच्चे उसके पास है तो तुमने कैसे डिपेंडेंट क्लेम कर लिया, तुमने कैसे खर्चे उठाए थे या क्या किया था। लेकिन खर्चे उठाने के बावजूद आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरा खड़ा ये माइक मुझे तंग करने लगा है। इस सूरत में क्या मैं माइक चेंज कर रहा हूँ। जो फ्रॉड कर रहा है क्या इस सूरत में उसको पेनल्टी लगती है? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी अब आ रही है। हाँ तो अच्छा तो हम आप मुझे वो फिर ऑब्वियसली उनसे पूछेगा भाई कि आपने डिपेंडेंट चाइल्ड क्लेम किया हुआ तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है 3-5 तो ये आपकी पूरी होती है। जिसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी होंगी वो उसको क्लेम देगा, जिसको नहीं हो रही होगी उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा। ओके और अगर थैंक आप यू। आईआरएस को बता देते तो आप आईआरएस को भी इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि भाई मेरा ये डिपेंडेंट है और मैंने क्लेम किया हुआ है, लेकिन ये मेरा जो स्पाउस है जिसकी मेरी डिवोर्स हो गई है, ये एक्स है मेरा, इसने भी इसको क्लेम कर लिया है, तो काइंडली आप इसको चेक कर लें। तो वो उस तरह भी आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। थैंक यू। अच्छा जी, अब जो है ना वर्ड मुबशीर साहब का सवाल था पीटीआई का। मुबशीर साहब नाम था ना, मुझे मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ आदमी हूँ, मुझे नाम नहीं आती, जल्दी याद नहीं रहते। खैर जी अगर ना सर भी हो तो जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ आदमी हूँ, नाम मुझे इतने याद नहीं रहते, मैं सबको बता दूं तो अगर कोई ऐसी बात हो या किसी का नाम गलत दे दूं तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो अच्छा, तो पीटीआईएन बेसिकली क्या होता है, मैं बल्कि आपको वेबसाइट पे आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी ये होती है आपकी पीटीआईएन जो है ना, रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ कि आपने अगर टेक्स्ट प्रिपेयर करना है तो आपको उसके लिए पीटीआईएन लेना हो। पीटीआईएन लेने के लिए आपके पास जो है ना, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसके बाद वो पासपोर्ट होता है, वो पासपोर्ट आप पहले इसकी कलर कॉपी करवाएंगे। ये पे मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये रिपीट करूंगा, पूरी स्लाइड है इसकी, आपको पूरा शेयर की जाएगा तो कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जबानी क्योंकि भाई का की रिक्वेस्ट थी तो मैं इनको बता रहा हूँ, फरमाइश थैंक यू थी तो सर वहां। थैंक यू सर। ठीक है, तो उसके लिए आपने अपना पासपोर्ट लेना है। पासपोर्ट के पहले 4 पेजेस आपने फोटोकॉपी कराने हैं A4 के सिंगल पेज पे, यानी आप पहले के हिस्से पे पहले 2 पेजेस आ रहे होंगे और नीचे के पोर्शन पे 3rd एंड 4th आ रहा होगा जिसपे आपका साइन हुआ हुआ होता है। 4 पेजेस आप कलर फोटो कॉपी कराएंगे सिंगल पेज पे मोटे कागज पे, उसको आप पहले अटैच कराएंगे पासपोर्ट ऑफिस जाके उनसे, और उनसे कहेंगे कि इस पर वो बंदा स्टैम्प करे जिसके पर स्टैम्प पे नाम हो। ठीक है, कोशिश कोशिश कीजिएगा कि बड़े लेवल पे स्टैम्प कराएं, क्योंकि छोटे लेवल पे स्टैम्प करते हैं तो उससे स्टैम्प करते स्टैम्प पे नाम नहीं हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच कराना है। उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप खुद जाके लाइन लगा लें, या ये आपका जो एमएनपी हो गया, ओसीएस हो गया, लेपर्ड हो गया, ये आपको सर्विस देते हैं मुफा कराने की, इसे मुफा कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटैच। तो वो आपको जो है उसके 500-700 रुपए लेते हैं आपसे, और आपसे ओरिजिनल पासपोर्ट लेते हैं, कलर कॉपी लेते हैं, और वो आपको अटैच करा के आपको 5 से 6 दिन में, 4 दिन में आपको कॉल करके आपको वापस कर देंगे, आपको उसकी रिसीविंग वगैरह सारी। तो वो कराना है। वो कराने के बाद आपने नोटरी पब्लिक से, ये एक देसी टोटका है, लोग को नहीं करवाया हुआ भी है, तो नोटरी पब्लिक से भी 50, 100, 50, 200 देके आप नोटरी पब्लिक की भी स्टैम्प करा लें किसी भी कचहरी से। ये तीनों स्टैम्प कराने के बाद आपने उसको साफ सुथरा स्कैन करना है, अच्छा डीपीआई के ऊपर, कम से कम बता से शायद 600 डीपीआई उसको बाबा मांग रहे होते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आपको बता दूंगा चेक करके। स्कैन करा के आपने इसकी वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे ये वेबसाइट है, यहाँ पे लॉगिन नाउ पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है और वहां पे जाके आपने उसको अपलोड कर देना।
वो उसको वेरीफाई करेंगे, उसमें 2 हफ्ते तकरीबन लगते हैं, 10 दिन से 2 हफ्ते लगते हैं। फिर वो आपको आपको फिर जब ओके हो जाएगा, आपका पार्ट अटेस्ट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो फिर वो आपको कहेंगे कि भाई अपना फॉर्म फिल कर लो और हमें $19.75 जमा कराओ, आपका पीटीआई बन जाए। ठीक है। और अगर आपके पास एसएसएन हो तो फिर आपका पीटीआईएन विद इन अ मिनट बन जाता है। ठीक हो गया मुबशिर साहब? जी राइट सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। एक एक आखिरी क्वेश्चन रह गया था, वो ये था कि जो ये आपने लास्ट क्लास में बताया था कि बीपीओ होते हैं जो शायद यहाँ से सर्विसेज देते हैं, तो उनके लिए क्या हमें वहाँ काम किस तरह मिल सकता है इसके बाद कोर्स के? क्या को अप्लाई करना देखिए, पड़ता है उनके पास? अप्लाई करना पड़ता है, बिल्कुल अप्लाई करना पड़ता है। और आप मुख्तलिफ बीपीओ को आप करते हो, आप रोजी की वेबसाइट पे देख लो, इंडीड की वेबसाइट पे देख लो, मुख्तलिफ वेबसाइट पे आपको ये आ रही होती है। तो आपको ये ऑब्वियसली, लेकिन ये होगा कि आपने जब यहाँ से कोर्स किया होगा तो और टैक्स के डेज होंगे, तो वो तो आपको हाथों हाथ ले लेंगे। और ये कोर्स करने के बाद आप इतने काबिल होते हो कि आप उनको टैक्स प्रिपेयर करके दिखा सकते हो कि भाई ये देखें, मुझे W2 का पता है, मुझे 1099 का पता है, मुझे फलाने फॉर्म का भी पता है, मुझे 1055 भी पता है, 1040 भी पता है। तो वो जो मैंने अब तक, मेरे माशाल्लाह काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन्होंने ज्वाइन किया है, कोई 1.25 लाख पे लगा है, कोई 1.5 लाख पे लगा है, कोई 2 लाख पे लगा है। डिपेंड ये करता है कि ऑन आपको कहाँ, किस शहर में हो, कहाँ पे हो। ये सर ऑनलाइन ही होते हैं, या हम लाहौर में हूँ मैं, ये ऑनलाइन होते हैं या लाहौर ऑफिस में आपको, बुलाते लाहौर ये आपको ऑन साइड मिल जाए। ऑनलाइन आपको कोई बहुत मुश्किल है जो आपको मिले, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि डाटा ब्रीच का बहुत टेंशन होती है, तो इसलिए वो राइट हमेशा आपको अपनी प्रेमिसेस की बुला के वहीं पे ही काम कराएंगे। और ये आपकी नाइट ड्यूटी होगी, रात राइट 6 बजे से लेके सुबह 3-4 बजे तक। तो राइट अगर सर। आप रात जाग सकते हैं और आप रात में काम करने के हैबिचुअल हो सकते हैं, फिर आप ये फील्ड में आइएगा। अदरवाइज अगर आपको आदि नहीं है इस चीज के, तो फिर आपको मैं मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप इसको एज अ पार्ट टाइम लेते हैं तो भी वेरी गुड। मतलब आप जैसे शाम को घर आ गए जॉब करके 5-6 बजे, रात को 10-11 बजे तक, 12 बजे 2 बजे तक बैठे हैं, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप काम करें, डॉलर कमाएं। आपकी इनकम इंशाल्लाह इस अपनी सैलरी से डबल आप इधर कमा रहे हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, आपसे गाइडलाइन रहेगी इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया सर। मैं जहां तक मुझसे हुआ मैं जरूर आपके साथ हूँ। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई सवाल? जी जी मैं सर। इनको करता था। जी जी अच्छा जी। सर, इसका सीजन कौन सा होता है कि जिस सीजन में मतलब ज्यादा अभी ये शुरू हो टैक्सेशन जाएगा हमें? फरवरी में, जनवरी फरवरी से शुरू हो जाएगा, अप्रैल तक चलेगा। फिर उसके बाद एक्सटेंशन वाला टाइम शुरू हो जाएगा, वो अक्टूबर तक चलेगा। तो हमारा तो ये कोर्स तकरीबन 2-2.5 माह का, 3 माह का। हाँ, ये 2.5 से 3 माह का कोर्स है आपका। ये आपका इंशाल्लाह, मेरी कोशिश, क्योंकि मैं बेसिकली फरवरी में बुक हो जाऊंगा, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं फरवरी के एंड तक आपको ये कोर्स कंप्लीट करवा दूं। नहीं तो फरवरी में आप बुक हो जाएंगे तो फिर फरवरी मतलब में आपको कोर्स करवा के ही मैं बुक हूँ, हमें कौन क्योंकि गाइड मेरी कर रहा जो, होगा? हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली फिर रिटर्न का टाइम होता है, तो मैं आपको जो ये कोर्स है कंप्लीट करवा के अपना पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आपका जो एलएलसी फॉर्मेशन का पार्ट है वो साथ साथ लेंगे, जो जो आपके ओरिएंटेशन में भी थे, वो आपको वो वाला पार्ट करवाएंगे। मीनवाइल आप अपना ये काम पकड़ना शुरू कर सकते हैं आप। क्योंकि जब हमारे टैक्सी रिटर्न अच्छा। होते हैं, हमारे टैक्सी हम संडे भी ऑफिस जा रहे हो, इतना अच्छा शेड्यूल सर, काम। अभी आपने बात की कि आप इसे मतलब रात के टाइम जो सर कर सकते हैं और किसी के हम्म। साथ अटैच होके तो फिर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अकेले अपने ओन के ऊपर वो नहीं कर सकते, यही बात है? अपने फोन से आप हल्की फुल्की छोटी मोटी रिटर्न पकड़ सकते हैं, जिस तरह W2 डालने, 1099 डालने, वो तो सिंपल रिटर्न होती है। लेकिन अगर कोई आपको बिजनेस इनकम रिटर्न दे रहा है, कुछ दे हम्म। रहा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न है। जिस तरह फॉर एग्जांपल वो बंदा है, उसके कनाडा में भी बिजनेस है, उसके यूएस में भी बिजनेस है, उसके जर्मनी में भी बिजनेस है। अब इस तरह की रिटर्न कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो ऑब्वियसली मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस तरह की रिटर्न पकड़ो। तो वो तो सर किसी सीए के साथ हाँ, मतलब सीए के चार्टर्ड साथ आप अकाउंटेंट के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। होता ये है, देखिए आपको, आपके पास 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स होते हैं अवेलेबल जिस पे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मशवरा हम्म। दूंगा कि अगर आप यूएस में हो तो वहां पे कोई सीपीए फर्म ज्वाइन। अच्छा, आप पाकिस्तान बैठे हो, आप यूएस में नहीं हो, तो आप कोशिश करो कि अगर आपका कोई रेफरेंस है यूएस में और वो आपको जॉब दिला सकता है रिमोटली, तो वेल एंड गुड। या आप लिंक्डइन के थ्रू, या इंडीड की वेबसाइट के थ्रू, या और मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, ग्लासडोर हो गया, तो अगर आपको मिलती है कोई, तो आप वहां से ज्वाइन कर लो। ठीक है। अगर आपको ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड थर्ड आपको मैं कहूंगा कि आप पाकिस्तान में किसी बीपीओ फर्म के साथ अटैच हो जाओ, साल 2 साल 3 साल लगाओ,
काम सीखो अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आप अपना काम इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन भी नहीं मिलती और आप कहते हैं यार मैं तो फुल टाइम जॉब नहीं करनी, मैं तो अपना काम जो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मैं नहीं छोड़ता, गवर्नमेंट जॉब मेरी है जो भी है, तो फिर आपको मशवरा ये दूंगा कि ठीक है आप फिर फाइवर रेफर के ऊपर या किसी बाहर रेफर के थ्रू आप रिटर्न पकड़ लो, और वो किसी भी सीनियर के साथ जो आपको पता हो कि बंदा ये काम कर रहा है या मेरे साथ कर लिया या किसी भी साथ, जो मैं रेफरेंस अभी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मेरे साथ करना है, मैं अपनी को पब्लिसिटी कर रहा हूँ, तो उसके साथ आप बैठ के, क्योंकि ऑब्वियसली आपको रिव्यू कराना जरूरी है, बजाय से कि आप गलत रिटर्न फाइल इशू बने और उसके लिए भी इशू बने, तो आप किसी को रिटर्न फाइल कराते हैं, क्योंकि जारी बात है जो बंदा बीपीओ फॉर्म में काम कर रहा होगा या जो किसी के साथ काम कर रहा होगा उसने अच्छी खासी रिटर्न फाइल की होंगी, तो उसको एक्सपीरियंस होगा। और एक बंदा जो पहली साल में करीब 4 5 10 रिटर्न करा या फिर सीजन में रिटर्न फाइल करता है, फिर अगले 9 महीने वो बाड़े रहता है, तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए चीजें रिकॉल करना इतनी आसान नहीं होती, तो उसलिए उसको मशवरा ये दूंगा तो वो किसी बंदे के साथ जो प्रैक्टिस कर रहा हो उसको रिव्यू करा के दिखा ले, वैसे तो अपनी शेयरिंग कर ले और फिर शेयरिंग करके रखे तो मुकाम। सर फिर इस कोर्स का हमें फायदा है या नहीं है, मतलब तो अगर जब तो तक आपकी कोई डिपेंड करता अच्छी है आपका तरह आपका क्या सिनेरियो है। ये तो देखिए फायदा तो था ना आपने, है ना, मैं तो आपको एक स्किल बता सकता हूँ। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं जी, एक स्किल है, आप ये कर सकते हैं, या आप जैसे बुक कीपिंग, मैं आपको स्किल सिखा दिया। अब बुक कीपिंग का काम कैसे ढूंढना है वो मैं आपको रास्ते दिखा दूंगा। मैंने आपको जैसे बताया थी कि ये टैक्सेशन का काम है, आपके पास रास्ते क्या है, एक तो ये कि आप यूएस चले जाएं, वहां पे ये काम करें। आप कहते हैं मैं यूएस नहीं जा सकता, मैं यहाँ बैठ के काम करना है, तो मैंने आपको बताया कि फिर आप या तो किसी गोरे के साथ किसी सीपे के साथ अटैच हो जाए या पाकिस्तान में बीपीओ फर्म के साथ अटैच हो जाए। आप कहते हैं मैंने ये काम भी नहीं करना, मैंने अपनी जॉब भी नहीं छोड़नी और मैंने सिर्फ ये पार्ट टाइम काम करना है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा फिर आप फाइवर एक्सपर्ट के ऊपर क्लाइंट ढूंढ लें, या आपका यूएस में जो कोई आपके कोई रिश्तेदार है तो उनके थ्रू आप क्लाइंट ढूंढ लें। सर तो ये मैं आपको रास्ते इस दिखा सकता हूँ। कोर्स के सर्टिफिकेशन के बाद हम आपकी यूएस आवाज के कट रही है, लिए दोबारा अप्लाई बताइए। कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली, मतलब इज इट नहीं नहीं हेल्पफुल नहीं फॉर गेनिंग देखिए, वीजा? ये आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो मुझे यूएस जाना चाहिए, मैंने वहां पे काम करना है, ये ऑप्शन, ये ऑब्वियसली इसमें मैं आपको मतलब मशवरा नहीं दूंगा। लेकिन ये तो जो बाहर लोग देखते हैं, जो इमिग्रेशन के मामला देखते हैं, ये आप उनसे डिस्कस करें, वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप यूएस जाते हैं, आप यूएस जा अच्छा रहे हैं, किसी भी ठीक है। रीजन से आप जा रहे हैं, तो आपके पास अगर ये स्किल है तो ये आपके लिए एक एड ऑन स्किल है। आप वहां पे टैक्सी नहीं चलानी पड़ेगी, आपको वहां पे जाके किसी के बर्तन नहीं साफ करने पड़ेंगे, वेटर नहीं बनना पड़ेगा। आपको वहां पे एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट 6 फिगर सैलरी आप कमा सकते हैं अगर आपको ये स्किल आता है। वहां पे 6 फिगर इनकम में लोग कमाते हैं। लोग सिर्फ साल 4 महीने 3 महीने ये काम करते हैं और पूरा महीना और पूरा साल बैठ के खाते हैं। वहां पे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ ये काम करते हैं साल में 3 4 महीने, क्योंकि इस काम की इतनी डिमांड है, इतना इसमें गैप आ चुका है लोगों की, क्योंकि लोग वहां पे तकरीबन 37 करोड़ के करीब वहां पे आबादी है, और वहां पे 17 18 करोड़ तो लोग रिटर्न फाइल करते हैं। 17 14 करोड़ लोगों ने 2022 में रिटर्न फाइल की थी, 17 करोड़ लोगों ने 2023 में रिटर्न फाइल की है। तो ऑब्वियसली अब तो 20 के आसपास लोग होंगे जो उन्होंने रिटर्न फाइल करनी होगी, तो इसको इतनी गैप को कौन फुल करेगा भाई? वो हम्म आप लोगों ने करना है इस गैप को। अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहां पे अभी हम लोग 700 रिटर्न फाइल करते हैं, हम लोग 50 लोग, हमारी हिम्मत मारी जाती है, हमारा काम नहीं खत्म होता और रिटर्न पे रिटर्न आई जाती है। और 700 रिटर्न में बता रहा हूँ, 700 क्लाइंट्स हैं, उन 700 क्लाइंट्स की आगे अपनी रिटर्न हैं, मतलब कि अपनी अपनी रिटर्न है, उनकी कंपनियों की रिटर्न है, तो वो ये मतलब कि मतलब 100,000 रिटर्न के ऊपर चली जाती है। 700 हमारे सिर्फ क्लाइंट्स हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो आपने क्लाइंट बेस बनानी है, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आपको टाइम नहीं लगेगा आपको इस फील्ड में आगे निकलने। मैं बता रहा हूँ 6 फिगर्स, वहां पे यूएस में लोग 6 फिगर्स में कमा रहे हैं, यानी कि $1,00,000 वहां पे 6 फिगर्स में कमा रहे हैं, पूरा साल बैठ के खा रहे हैं। सर ये सीजन जनवरी से लेके तो अप्रैल तक, अप्रैल अप्रैल मई तक? अप्रैल तक आपका, अप्रैल तक तो वो है जो रेगुलर है, और एक्सटेंशन चलती है तो वो 15 अक्टूबर तक ये काम चलता है। अक्टूबर तक, ठीक है, ठीक हो गया सर। जी सिद्दीक अवान साहब। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। वेलकम। सर अभी बात हो रही थी पीटीआईएन की, कि पीटीआईएन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एसएसएन या क्या टर्म आपने यूज की थी, वो किस तरह से बनता है और वो पीटीआईएन के लिए उसका आपको थोड़ा सा। पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट कोई स्पेशलाइज चाहिए, मतलब नॉर्मल पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं, इसके लिए नॉर्मल नॉर्मल कोई पासपोर्ट। ठीक है। और दूसरा वो जो एसएसएन में आप बोल रहे थे कि क्या टर्म बोल रहे थे, जैसे बहुत आसानी से बन जाता है पीटीआईएन। अगर आप यूएस में हैं और आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, एसएसएन है, तो फिर आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो इनकेस के अगर आप यूएस में तो होता है आपके पास। हाँ, यूएस में होता है या ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं, या कभी एसएसएन आपको इशू होता पढ़ने के लिए गए हो तो एसएसएन मिल गया होता तो आप वो यूज कर सकते ओके ओके ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू थैंक हो। जी शहबाज साहब। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसा यूएस के अंदर कोई बंदा मूव करना चाह रहा है और उसको एज अ टैक्स को एज अ प्रोफेशन बनाना चाह रहा है, तो जहाँ तक मेरी रिसर्च थी, एक तो ये सीपीए वाला ऑप्शन था, दूसरा कोई इनरोल्ड एजेंट वाला है। जी तो जी हमारा जो कोर्स है ये इनरोल्ड एजेंट में किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि सीपीए तो आपको पता है एक वाइड वो एक उसका वो बन जाता है स्कोप। हाँ। तो एज अ स्पेसिफिकली टू ईए ये किस तरीके हम्म। से सपोर्ट कर सकते हैं? जो थैंक यू। आपका मैंने कोर्स बनाया है ना, मैं खुद भी ये कर रहा हूँ। मैंने जो आपका कोर्स बनाया है, ये मैंने ये के ही टॉपिक्स उठाए हैं। आप अगर कल को ये करना चाहते हैं तो आपके लिए 50% तो कोर्स कवर हो गया होगा। जी सर। मैं बाकी लोगों के लिए बता दूं कि ये का जो कोर्स है, ये बेसिकली जिस तरह पाकिस्तान में आप टैक्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए आप करते हैं, डिग्री लेते हैं, इस तरह यूएस में अगर आपने ये टैक्स की प्रैक्टिस करनी है फर्म लेवल के ऊपर, मतलब अपनी फर्म रजिस्टर करनी है, तो फिर आपको एनरोल एजेंट का कोर्स करना पड़ता है, जो कि 3 पेपर में मुश्तमिल होता है। लेकिन इसके पेपर आप पाकिस्तान में नहीं दे सकते। इसके पेपर के लिए आपको यूएस जाना पड़ेगा या इंडिया जाना पड़ेगा। इंडिया में बहुत तेजी से ये फैल रहा है। और दूसरा आपके पास कोरिया या जापान के ऑप्शन है, वहां जाकर आपको पेपर देना पड़ेगा। चलें सर, बहुत शुक्रिया। ये तो अच्छा कि आपने बता दिया कि आप भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपडेट हमें इस हवाले से भी रखिएगा कि किस तरीके जी से, जरूर मतलब जो जरूर। भी आपको लगती है जी कि जी। अगर यूएस में किस तरीके से पेपर दिया जा सकता है, और मतलब कुछ भी आपको जो बेहतर लगे सर। थैंक यू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तो ये कोर्स है ना, ये आपको सिर्फ इस लेवल को, ये का जो कोर्स है, आपको कम से कम अगर आप इसकी सिर्फ जो कोचिंग फीस है ना, वो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए कॉस्ट कर जाए। फिर उसके बाद आपने जो उसके पेपर देने, बुक्स आपको करंट बुक आपको तकरीबन तो $1000-1500 की बुक पड़ जाएंगी आपको, जो आप जिनके ऊपर आप स्टडी करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप जब पेपर देने जाएंगे, तो अगर आप मिनिमम जापान या कोरिया से जाते हैं, तो आपको 3 लाख तो सिर्फ आने जाने का खर्चा है पेपर देने की, 3-3.5 लाख रुपए। तो ये एक अच्छा असार खासा भाई महंगा। आपकी आवाज एकदम कम हो गई है। अब आ रही है आवाज आपको? अब जी ठीक जी है सर। आमिर भाई? यस सर, जी क्लियर है जी सर, सर क्लियर। आ आवाज रही है, ठीक है, आपकी बात क्लियर आ रही है। आवाज ठीक है सर आपकी। थैंक यू। तो वो बेसिकली सर ये वो लोग करें जो, तो जिनको पता है कि वो उन्होंने आगे इस फील्ड में आना है, यूएस में जाके अपनी फर्म खोलनी है एज अ सिग्नेटरी, मतलब क्योंकि जो सीपीए होता है ना, सीपीए का ड्रॉबैक क्या है, सीपीए सिर्फ स्टेट के अंदर ही सीपीए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीपीए है और वो फ्लोरिडा में काम कर रहा है, तो उसने फ्लोरिडा का रजिस्टर किया हुआ है, तो वो फ्लोरिडा में जी ही जी। काम कर सकता है। वो आगे न्यूयॉर्क में काम नहीं कर सकता। उसको न्यूयॉर्क के लिए न्यूयॉर्क स्टेट से आके पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना पड़ेगी। हम हर चीज की अलग रिक्वायरमेंट है। कोई कहता है कि पब्लिक ऑफिस में 3 साल काम किया हो, कोई कहता है पब्लिक ऑफिस में 1 साल काम किया हो, मतलब फर्म के अंदर। कोई कहता है कि ये आपने ना भी किया तो कोई मसला नहीं है। तो वहां पे ये इशू है। लेकिन एनरोल एजेंट का काम, जिसने सिर्फ टैक्स प्रिपेयर करना है, वो कोई भी कर सकता है। वो आप किसी भी स्टेट में जाके टैक्स प्रिपेयर कर सकता है, उसको कोई कुछ नहीं पूछेगा। और ये जो कोर्स है, ये है टैक्स प्रिपेयर का कोर्स, मतलब आपको इनेबल किया जाता है कि आप लोगों का टैक्स प्रिपेयर करके दे सकें। तो आपको एनेबल किया जाता है कि आप किसी सीपीए के साथ काम कर सकें, ईए के साथ काम कर सकें, क्योंकि ईए का सीपीए का काम वो बैठ के एंट्रियां नहीं करना चाहते। वो कहते हैं भाई हमें पक्की बकाई डिग्री मिले, बंदा हमारे साथ हो, उसे $15 पर आवर, $20 पर आवर, $25 पर आवर रख पे रखा हो, वो हमें डाटा एंट्री करके दिए जाए, हम रिटर्न्स को रिव्यू करें, उसमें जो भी प्लस माइनस करना है वो करें और आगे देते जाएं। क्योंकि रिटर्न्स इतनी होती है, काम इतना होता है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि भाई वो बैठ के एंट्री करें। तो आपके पास अच्छा टाइम है, लिंक्डइन को आप अ, तरीके से यूज करना आता हो, तो आपको बेइंतहा आपके पास अपॉर्चुनिटी। हाँ, लिंक्डइन आपको यूज करना आना चाहिए। उसके लिए आपको अगर प्रोफेशनल सर्विसेज भी लेना पड़ती है, सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ती है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। उसमें बल्कि मैं किसी का ऐड देख रहा था, तो मुझे को बता रहा था कि 6-6.5 हज़ार में वो 6 माह की सब्सक्रिप्शन भी दिलवा देते हैं।
वैसे तो 14,000 15,000 पर मंथ है, लेकिन वो कोई बता रहा था मुझे, मैंने इसको भी टेस्ट नहीं किया, मैंने देखी थी ये पोस्ट कहीं। और किसी का सवाल? आईफोन, इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा सवाल था ये कि ये जो डेमो वर्जन होता है प्रो कनेक्ट का, उससे हम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर भी कर सकते हैं और आगे फाइल भी हो सकती है? फाइल नहीं हो सकती। फाइल करने के लिए एक तो आपको सॉफ्टवेयर के पैसे देना पड़ेंगे, दूसरा आपको ई पिन लेना पड़ेगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। फाइल। हाँ, जी तो जी मैं ई पिन समझ जो गया है ना, हूँ। वो बेसिकली जो पीटीआईएन तो आपने सिर्फ लेना ही देना है जब आपने टैक्स पेपर फाइल करना है, लेकिन जो जी फर्म्स होती है ना, जिनकी जो फर्म के सॉफ्टवेयर यूज कर रही होती है, जी उनको जी ई पिन लेना पड़ता है, क्योंकि आप पीटीआईएन से लिमिटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो फर्म्स होती हैं उनको ई पिन दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फाइल नंबर का। तो जी जी वो उसके वो और ये सॉफ्टवेयर है, तो मैं जो आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा वो टर्बो टैक्स वगैरह और एक दो, उसमें आपको ई पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आप में बगैर ई पिन के अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हैं। उस्मान खालिद अच्छा साहब। अस्सलाम सर, वालेकुम। मेरा एक सवाल था। अभी कौन बोल रहा है? उस्मान साहब बोल रहे हैं, साद भाई बोल रहे हैं? आई जस्ट आई जस्ट से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी उस्मान साहब। अच्छा बॉस, मैं थोड़ा सा मिस कर दिया बीच में। पीटीआईएन के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर पहले लेना पड़ेगा, जरूरी है या जरूरी नहीं है? देखिए पीटीआईएन तो जब आप टैक्स प्रिपेयर किसी का करेंगे तब आपको चाहिए होगा ना, आप जब आपकी फर्म में जाएंगे वो आपसे पीटीआईएन रिक्वायर करेंगे, तो वो आपको खुद बनवा के देंगे पीटीआईएन। अच्छी फर्म तो आपको बनवा के देती है, ठीक है। या आप किसी सीपीए के साथ अगर काम करें तो वो भी आपसे कहेगा भाई पीटीआईएन नंबर आपके पास होना चाहिए, तो आप पीटीआईएन तब आप रजिस्टर करोगे। या आपने किसी की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और ई फाइल करनी है, तो आपको पीटीआईएन चाहिए होगा। अगर मैनुअल फाइल करनी है तो आप उसको वैसे ही बना के दे दो, उसमें पीटीआईएन लगाने की जरूरत नहीं। लेट्स से कि मुझे इंडिविजुअली चाहिए हो, कि मतलब इंडिविजुअली काम पकड़ने के लिए फ्रॉम यूएस। ले लो तो अच्छा है, वो एक सर्टिफिकेशन होती है बंदे को, एक वो है ना, एक रजिस्टर्ड बंदे का एक एहसास है, कहता है अगले को भी आप कन्विंस कर सकते हो भाई मैं पीटीआई होल्डर हूँ, मैं रिटर्न प्रोफेशनली बनाता उसके लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि हूँ। नहीं, रिक्वायरमेंट्स में तो लिखा हुआ है आईआरएस आप की। आपका आपके पासपोर्ट के ऊपर पीटीआई बन जाए, आपको ये भी रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह, आप ये रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि पीटीआई कैसे लेना है। ओके श्योर, थैंक यू। लेकिन ये मैंने सिर्फ कर्सर ही बताया था, मैं पूरी इन डिटेल क्लास में, इसका पूरा एक लेक्चर है, पूरे क्लास में डिटेल पूरी स्लाइड होगी, डॉक्यूमेंट की लिस्ट वगैरह सारी, उसके स्टेप्स वगैरह सारे मैंने लिख के आपको दूंगा, ताकि आप उसको एज इट इज फॉलो कर सकें और आपको किसी को बार बार पूछना ना जजाकल्लाह। पड़े। जी साद भाई, आपका सवाल था? साद साहब। अस्सलाम वालेकुम, शहजाद बात कर रहा हूँ सर। जी साहब, जी भाई सवाल कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब फाइवर या अपवर्क के ऊपर अपने सर्विसेज देंगे ये, तो वहाँ पे जो हमें क्लाइंट मिलेगा, क्या वो क्लाइंट अपने ये जो सॉफ्टवेयर की एक्सेस खुद देगा या वो हमें अपना बाय करना पड़ेगा उसके लिए? सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा, वो आपको सॉफ्टवेयर, अब देखें ना यहाँ पे दो तरीके हैं। आप उसको बोलेंगे भाई मैनुअल रिटर्न बनानी है तो $150 लूंगा, आपको मैनुअल बना के दे दूंगा, आप खुद आईआरएफ को भेज देना। अगर आपको ई फाइल करानी है तो मैं $300 लूंगा और मैं आपको बना दूंगा। फिर तो सारी बात है, सॉफ्टवेयर की फीस आपको पड़ेगी अच्छी खासी, $200 में या $150 में राइट। तकरीबन आपको 5 रिटर्न मिलती है टर्बोडेक्स की। कुछ इस तरह का पैकेज होता है, मुझे अब याद नहीं लास्ट टाइम तो ये था, अब नया पैकेज क्या बनाया, तो वो अब उस अकॉर्डिंगली फिर आपको वो रिटर्न अकॉर्डिंगली मिलती है। अच्छा, अब आपके पास जब अगर हम 5 क्लाइंट जब हैं हम तो आप सॉफ्ट उसको डिवाइड कर लो। जी सर, जब मैं सॉफ्टवेयर हम अगर खरीद लेते हैं, क्या वो उस पे एक ही फाइल रिटर्न होगी या उस पे हम मल्टीपल कर सकते हैं? पाँच एक टाइम पाँच ड्यूरेशन 1 मंथ की पाँच रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन का होगी? पैकेज, 5 रिटर्न का पैकेज होता है टर्बोटेक्स का। इसके अलावा और सॉफ्टवेयर भी आए हैं, काफी सारे आ गए हैं, उनके भी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, मैं आपको सारी डिटेल में गाइड करूंगा इंशाल्लाह। क्या ये क्विक बुक भी हमें एक्सेस देता है इस चीज की? क्या चीज? क्विक बुक भी सॉफ्टवेयर हमें एक्सेस देता है कि आप फाइल यहाँ से भी रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, ये कौन सा ये सॉफ्टवेयर हमें बाय इंटुइट करना जो पड़ता है? प्रोकनेक्ट है, प्रोकनेक्ट जो है ना, ये इंटुइट का ही सॉफ्टवेयर है, इस पे हम रिटर्न बना सकेंगे। और टर्बोटेक्स भी इंटुइट का ही सॉफ्टवेयर है। राइट, ठीक हो गया ठीक सर। है, थैंक यू। वेलकम।
जी साद भाई। अच्छा सर जी, मुझे इस तरह तक बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पाकिस्तान से। माशाल्लाह आई एम FCA माशाल्लाह इन ICAP और आई एम माशाल्लाह ACA फ्रॉम ICW, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। मैं माशाल्लाह। LLB हाई कोर्ट LLB भी हूँ और हाई कोर्ट का लॉयर भी हूँ। भाई इधर क्या कर रहे हो? सर बस कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की। और मैं बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंशिएट मेंबर भी हूँ और कॉर्पोरेट कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी ऑडिट कर सकता हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त। भाई तो साहब सारे अभी लोग करंट सब लोग जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों को, तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी साहब भाई हुक्म। अभी सर इंटरलूप ग्रुप ऑफ कंपनीज की बेसिकली मैं पेरोल पे हूँ और मैं इनका कंसल्टेंट भी हूँ। तो बेसिकली अभी माशाल्लाह मैं UK, पाकिस्तान और जो इनकी हमारी कंपनी है स्विट्जरलैंड में यूरोप की टैक्सेशन करंटली देख रहा हूँ। तो माशाल्लाह। पूरे ग्रुप की टैक्सेशन को और लीगल और कॉर्पोरेट को देखता हूँ। हम्म। तो मैं बेसिकली जानना चाह रहा हूँ, मैंने अभी एनरोलमेंट कराई है USA के लिए। USA इज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर द क्लाइंट्स एंड मैं हम्म। बेसिकली सोच ही रहा हूँ कि मतलब अब आपका कोर्स तो अटेंड कर लेंगे, क्या इसके बाद हम्म। मुझे USA में कोई टैक्स का कोर्स, कोई डिग्री लेने की भी जरूरत पड़ेगी कि मैं काम को ट्रैक कर सकूं वहां से? देखिए अगर तो आपने मतलब इसको वहां पे फॉर्म खोल लिए हैं और आपने प्रॉपर सिग्नेचरी वगैरह, जिस तरह पाकिस्तान में आपको बताया कि आप टैक्स का कोर्स करते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर का सर, तो फिर आपको मैं मशवरा दूंगा आप ये एनरोल एजेंट का कोर्स कर लें। एनरोल एजेंट का करना है? हाँ तो जो ये अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ ये उसमें क्वालिफाई नहीं करता ये वाला? ये तो उसका एक पार्ट है। ये का कोर्स तकरीबन साल डेढ़ साल का कोर्स है। मैं तो आपको अभी 2.5 महीने में पढ़ा रहा हूँ, तो वो तो मैं आपको जाहिर बात है आपको सीधा सीधा चीजें ही बताऊंगा ना इसके अंदर। और ये कोर्स है टैक्स प्रिपेयरर का, नॉट एनरोल एजेंट। टैक्स प्रिपेयरर, इसमें आपको ईए का 40-50% 50% आपको मैं कवर कराऊंगा। तो जो आप अभी वो PNTN की बता रहे हैं, जो E10 है, जो उसकी जो एनरोलमेंट करानी है वो फिर मैं एज ए एनरोल एजेंट के तौर पे कराऊंगा? जी जी। लेकिन अभी तो आप पीटीआई वैसे भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। वो तो जब आप एनरोल बन जाए तो नेक्स्ट आप जब उसको रिन्यू करेंगे तो आप फिर नेक्स्ट ईयर तो आप उसको एज एन एनरोल रिन्यू कर दीजिएगा। मतलब सिर्फ स्टेटस चेंज होगा, उसका नंबर वही रहेगा? नंबर वही रहेगा। अच्छा, ठीक है। चलें सर, आपसे इंशाल्लाह अपडेट्स लेता रहूंगा, जो चीज़ें होंगी वो आपसे डिस्कस करता रहूंगा। तो ओके ठीक है। आप लोगों के सवाल खत्म हो गए, तो मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, जी तो थैंक यू अगर सर, आप ठीक बहुत शुक्रिया सर। है। तो अगर किसी का भी सवाल रह गया हो तो कल की क्लास में भी आप ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। ओके जी, मुझे जी इजाजत दीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।